लेकिन तुम्हें पता है, मेरे यार की ना एक बहुत ही खूबसूरत मोहब्बत थी जिसका नाम था मुस्कान, और उसकी एक बेटी हुई थी और उसने अपनी बेटी का नाम चाहत रखा था। मेरी बड़ी ख्वाहिश है अपनी यार के परिवार से मिलने का। मैं देखना चाहता हूँ जिसकी खूबसूरती के वो इतने पुल बनता था। क्या उसकी मुस्कान बाकी इतनी खूबसूरत है? और उसकी बेटी से मिलने का मेरा बड़ा ही दिल करता है। कभी देहरादून जाना होगा तो मैं उसकी बेटी से जरूर मिलूंगा। अब आगे। नेक्स्ट डे। सिम्मी का घर। सिम्मी ऑफिस जा ही रही थी कि तभी एक लड़का सिम्मी के पास आता है और सिम्मी को एक वेडिंग कार्ड देते हुए कहता है, चाहत दीदी ने आपके लिए भिजवाया है और कहा है कि आप उनसे फोन पर बात कर ले। फोन पर चाहत दीदी आपको सब समझा देगी। सिम्मी कार्ड को देखते हैं तो सिम्मी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और सिम्मी तुरंत अपना फोन निकालकर चाहत को कॉल कर देती है। जैसे ही सामने से चाहत कॉल उठाती है, सिम्मी चाहत पर गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, तू शादी कर रही है और मुझे अब बता रही है? कल तेरी शादी है और तेरी शादी का कार्ड मुझे एक दिन पहले मिल रहा है। 2 दिन तक पहले तो ऐसी कोई बात नहीं थी, फिर अचानक से शादी क्यों कर रही है? चाहत, सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि मुझे किसी को भी बताने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तू मेरी शादी में जरूर आए। रिश्ता वैसे भी मामा जी ने पसंद किया है। लड़का भी ठीक है, बैंकॉक में रहता है और 2 दिन बाद उनकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए उन्हें वापस बैंकॉक जाना होगा। इसीलिए उन्होंने 2 दिन के अंदर ही शादी करने के लिए कहा है, तो मामा जी ने भी उनकी बात मान ली। कल मेरी शादी है, मैं चाहती हूँ कि तू जरूर आएगी ना? और हाँ, एक और बात, ऑफिस में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। मेरी शादी के बारे में, स्पेशली मोंटी सर, विक्रांत सर, अक्षय सर या फिर अर्जुन सर, किसी को भी मेरी शादी के बारे में नहीं पता चलना चाहिए। सिम्मी, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन तू ऐसा क्यों बोल रही है? चाहत, वह सब मैं तुझे मिलकर बताऊंगी। ठीक है, अभी मुझे बहुत कम है, मैं फोन रखती हूँ। कल सुबह ही समय से आ जाना, ठीक है? और फिर चाहत कट कर देती है। दूसरी तरफ मिलिट्री कैंप में देवराज जी अभी अभी पेट्रोलिंग से वापस आए थे और अपने टेंट की तरफ जा ही रहे थे कि तभी एक जूनियर उनके पास आता है और उन्हें एक फोल्डर देते हुए कहता है, सर, आपके लिए स्पीड पोस्ट से कोई पोस्ट आया है। देवराज जूनियर के हाथ से फोल्डर लेते हुए अपने टेंट में चले जाते हैं। फ्रेश होने के कुछ देर बाद जब देवराज जी आराम से बैठते हैं तो उस फोल्डर को खोल कर देखते हैं। उस फोल्डर में एक शादी का कार्ड था और उसी के साथ एक लेटर भी था। देवराज जी, मैं मुस्कान, राजवीर ने शायद आपको मेरे बारे में बताया हो। मैं वही मुस्कान हूँ जिससे राजवीर कभी शादी करने वाले थे और शायद उन्होंने आपको हमारी बेटी के बारे में भी बताया था। कल उसकी शादी है। मैं चाहती हूँ कि आप उसकी शादी में शामिल जरूर हों, क्योंकि राजवीर हमेशा कहते थे कि अगर मैं कभी इस दुनिया में ना रहा तो मेरे यार को मेरी बेटी की शादी में जरूर बुलाना। इसीलिए आपको कार्ड भिजवा रही हूँ। जानती हूँ कि शायद समय बहुत कम है और आप शादी में ना आ पाएं, क्योंकि एक दिन पहले शायद आपको छुट्टी ना मिले, लेकिन फिर भी मैं और मेरी बेटी आपका इंतजार करेंगे। हो सके तो शादी में जरूर आए। राजवीर की प्रेमिका मुस्कान महेश्वरी। लेटर पढ़ने के बाद देवराज शादी के कार्ड को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ सिम्मी ऑफिस पहुंच जाती है और अपने काम में लग जाती है। सिम्मी गलती से चाहत के वेडिंग कार्ड को अपने टेबल पर ही रख देती है। सिम्मी अपना काम कर रही थी कि तभी एक एम्प्लॉय सिम्मी के पास आते हुए सिम्मी से कहता है, मिस वर्मा, आपको डायरेक्टर सर ने बुलाया है, आप अभी उनसे जाकर मिल लीजिए। एम्प्लॉय की बात सुनकर सिम्मी में अपनी गर्दन हाँ में हिलती है और फिर अपने केबिन से निकल जाती है। सिमी के जाने के कुछ देर बाद मोंटी अपने हाथ में एक फाइल लेकर सिमी के केबिन में आता है, लेकिन सिम्मी के केबिन में सिम्मी को न पाकर मोंटी अपने आप से ही कहता है, ये मेरी दोनों भाभियों आजकल कहाँ गायब है? ना तो चाहत भाभी ऑफिस आ रही है और सिम्मी भाभी तो अक्सर अपने केबिन में मिलती ही नहीं है। पता नहीं कहाँ बिजी रहती हैं दोनों भाभियों।
इतना बोलकर मोंटी केबिन से जाने ही लगता है कि तभी मोंटी की नज़र सिम्मी के टेबल पर रखें वेडिंग कार्ड पर जाती है। मोंटी वेडिंग कार्ड को उठाकर देखा है और जैसे ही मोंटी की नज़र वेडिंग कार्ड पर लिखा चाहत के नाम पर जाती है, मोंटी की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। मोंटी जल्दी से अपना फ़ोन निकलता है और उसे वेडिंग कार्ड की पिक्चर्स ले लेता है। वेडिंग कार्ड को वापस से सिम्मी के टेबल पर रखकर मोंटी अपने केबिन में चला जाता है। मोंटी अपने केबिन में इधर से उधर चक्कर काटने लगता है और परेशान होकर मोंटी खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहता है, चाहत भाभी ऐसा कैसे कर सकती है? अर्जुन भैया को अगर इस बारे में पता चला तो अर्जुन भैया गुस्से में पता नहीं क्या कर देंगे। भाभी आप मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? आप मेरे भाई को इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हो? एक मिनट, ऐसा जरूरी तो नहीं कि चाहत माहेश्वरी दुनिया में सिर्फ एक ही लड़की है। ऐसा भी तो हो सकता है सिम्मी भावे की कोई और दोस्त हो जिसका नाम चाहत माहेश्वरी ही हो। एक मिनट, मैं काम करता हूँ, पहले पता लगाता हूँ क्या सच में चाहत भाभी शादी कर रही है या नहीं। मोंटी अपनी केबल से निकालकर रिकॉर्ड मैनेजमेंट के पास चला जाता है और वहां के मैनेजर को बुलाकर चाहत माहेश्वरी की फाइल मंगवाता है और थोड़ी ही देर में मैनेजर चाहत माहेश्वरी की फाइल को लाकर मोंटी को दे देता है। मोंटी जल्दी से फाइल को खोलकर उसमें से डिटेल्स पढ़ने लगता है और फिर वही सारी डिटेल्स वेडिंग कार्ड पर लिखी डिटेल से मैच करने लगता है और जैसे जैसे सारी डिटेल मैच होती है, मोंटी का गुस्सा बढ़ने लगता है। मोंटी गुस्से में फाइल को फेंक देता है और अपने केबिन में चला जाता है। मोंटी गुस्से से अपने बालों को खींचते हुए कहता है, इतना बड़ा धोखा, आप मेरे भाई को इतना बड़ा धोखा दे रही है। भाभी आप ऐसी होगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अगर आपने गलती की है तो सजा भी आपको भुगतान पड़ेगी। आप न भाई के गुस्से को भड़काया है तो अब आपको भाई का गुस्सा भी झेलना पड़ेगा। मोंटी अपना फ़ोन निकलता है और अर्जुन को कॉल करने लगता है, लेकिन अर्जुन का फ़ोन नहीं लग रहा था। मोंटी 2 से 3 बार कॉल ट्राई करता है लेकिन कॉल नहीं लगता। मोंटी को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और मोंटी अपने फ़ोन को फेंकते हुए गुस्से से कहता है, भाई आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे? यहाँ पर भाभी ने इतना बड़ा कांड कर दिया है और आप वहाँ पर बैठे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। मोटे अपने गुस्से को शांत करने के लिए एक गहरी सांस लेते हुए कहता है, शांत मोंटी शांत, ऐसे गुस्सा करने से काम नहीं चलेगा। अगर भाई फ़ोन नहीं उठा रहे तो मुझे किसी दूसरे तरीके से भाई को इन्फॉर्म करना होगा। शांत शांत, शांति से सो मोंटी, कैसे तू भाई को इन्फॉर्म कर सकता है? कुछ देर सोचने के बाद मोंटी के दिमाग की बत्ती एकदम से जलता है और मोंटी अपने फ़ोन को उठाकर चाहत के वेडिंग कार्ड की फ़ोटोज़ अर्जुन को सेंड कर देता है और उसके नीचे एक लंबा चौड़ा मैसेज लिखकर भेज देता है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में अर्जुन इस वक्त अपनी मीटिंग अटेंड कर रहा था, इसीलिए अर्जुन अपने फ़ोन को अपने केबिन में ही छोड़ कर आया था। दूसरी तरफ चाहत का कमरा। चाहत अपने कमरे में बैठी हुई थी और चाहत के हाथों में मेहंदी लगा रहे थे। तभी मेहंदी वाली चाहत से कहती है, दीदी आपके होने वाले पति का नाम क्या है? मुझे आपके हाथ पर लिखना है। चाहत जिसे कोई होश ही नहीं था और चाहत ऐसी गुमसुम बैठी हुई थी, लेकिन मेहंदी वाले की बात को सुनकर चाहत बिना कुछ सोचे समझे और ऐसे ही अपनी सोच में घूम बैठे हुए ही बोल देती है, अर्जुन। और मेहंदी वाली मुस्कुराते हुए चाहत के हाथ पर अर्जुन लिख देती है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया में काफी देर से चल रही मीटिंग फाइनली खत्म होती है और फिर अर्जुन अपने बिजनेस पार्टनर्स से हाथ मिलाकर उनसे अलविदा कहते हुए अपनी केबिन में आ जाता है। अर्जुन, जो काफी थकान महसूस कर रहा था, थोड़ी देर रिलैक्स होने के लिए अपनी चेयर पर बैठ जाता है। अर्जुन अपनी टेबल पर रख फ़ोन को उठाते हुए फ़ोन चेक करने लगता है और तभी अर्जुन को मोंटी की काफी सारी मिस कॉल दिखाई देती है और उसी के साथ अर्जुन को मोंटी का मैसेज भी दिखाई देता है। जैसे ही अर्जुन मैसेज खोलकर देखता है तो अर्जुन की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है। अर्जुन का चेहरा काला पड़ जाता है और अर्जुन गुस्से में एक जोरदार हाथ टेबल पर दे मारता है, जिससे कांच की टेबल टूटकर चूर-चूर हो जाती है।
तुम भी धोखेबाज निकली। मैं तुम्हें इतना प्यार दिया, तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम भी मेरी माँ की तरह ही निकली। लेकिन मैं अपने आप जैसा नहीं हूँ, तुमने मुझे धोखा दिया है। इसकी सजा भी तुम्हें मिलेगी। तुमने अभी तक अर्जुन सिंह शेखावत का सिर्फ प्यार देखा है, अब तुम अर्जुन सिंह शेखावत की नफरत देखना। मैं भी तुम्हें बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम भी अर्जुन सिंह शेखावत नहीं। बहुत शौक है ना तुम्हें शादी करने का, ठीक है, शादी ही करनी है ना तुम्हें? मैं करता हूं तुम्हारी शादी। इतना बोलकर अर्जुन अपना फोन निकलता है और अक्षय को कॉल करता है। अक्षय अपने केबिन में बैठकर पेपर वर्क चेक कर रहा था कि तभी अर्जुन का फोन अक्षय के फोन पर आता है। अर्जुन की कॉल को देखकर अक्षय फोन उठाते हुए कहता है, अर्जुन अभी मैं पेपर वर्क चेक कर रहा हूं, तुझे थोड़ी देर में बात करता हूं। अक्षय की बात सुनकर अर्जुन गुस्से से अक्षय से कहता है, बाद में नहीं, मुझे अभी बात करनी है। मेरी बात ध्यान से सुनो, अभी के अभी चॉपर रेडी करो, हम अभी इंडिया वापस जा रहे हैं। अर्जुन के इतने गुस्से से भरी आवाज सुनकर अक्षय को भी चिंता होने लगती है। अर्जुन से पूछता है, क्या हुआ अर्जुन, सब ठीक तो है ना? तो इतना गुस्से में क्यों है और अभी के अभी इंडिया वापस क्यों जाना है? अभी तो हमारा काम भी खत्म नहीं हुआ, हमें कल भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है और तू इंडिया जाने के लिए कह रहा है। सब कुछ ठीक तो है ना? अर्जुन, कुछ ठीक नहीं है। कुछ लोगों को प्यार रास नहीं आता, उन्हें उनकी औकात दिखानी पड़ती है। तुम बस इतना समझ लो कि कल तक मुझे कैसे भी करके इंडिया पहुंचना है। अक्षय, अगर बात इतनी ही जरूरी है तो ठीक है, मैं तुझे आधे घंटे में कॉल करता हूं। इतना बोलकर अक्षय फोन कट कर देता है। अर्जुन गुस्से में अपने आप से कहता है, मिस चाहत माहेश्वरी आ रहा हूं, मैं पूरी दुनिया को तुम्हारी असली पहचान बताने। अब सिर्फ तुम्हारी मां नहीं बल्कि पूरी दुनिया तुम्हें एक ही नाम से पुकारेगी, मिसेस चाहत अर्जुन सिंह शेखावत। दूसरी तरफ इंडिया में अभी रात हो चुकी थी। चाहत का घर मेहमानों से भरा हुआ था और चाहत छत पर बैठी किसी सोच में गुम चांद को निहार रही थी। देहरादून का मौसम सर्द था, इसीलिए चाहत ने शॉल ओढ़ रखा था। चाहत अपनी बाजुओं को रब करते हुए कहती है, पता नहीं क्यों लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों मुझे आपकी याद आ रही है? मैं तो खुद आपकी और मेरी शादी को नहीं मानती, तो क्यों मुझे ये शादी करना ठीक नहीं लग रहा? क्यों मुझे सब कुछ गलत लग रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ। जानती हूँ जब तक आप वापस आएंगे मैं आपसे बहुत दूर जा चुकी होगी और मुझे पता है शायद इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत आप मुझसे ही करेंगे। लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना अर्जुन सर, मैं चाहकर भी आपकी और मेरी शादी के बारे में माँ को नहीं बता सकती। मेरी माँ तो शायद मेरी बात समझ जाए, लेकिन उसके बाद मामा जी हमें नहीं छोड़ेंगे, वह मेरी माँ को बहुत परेशान करेंगे। चाहत अभी सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी चाहत के फोन पर किसी अननोन पर्सन का कॉल आता है। चाहत नंबर को देखकर पहले तो कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है, लेकिन फिर दोबारा से इस नंबर से कॉल आता है और चाहत कुछ सोचकर इस बार फोन उठा लेती है। चाहत, हेलो कौन? और तभी सामने से एक बहुत ही नर्म आवाज आती है, हेलो मैं चाहत, मैं दानिश हूं, आपका नंबर मुझे कार्तिक से मिला। चाहत, आप अपने मुझे इस वक्त कॉल क्यों किया? मेरा मतलब काफी रात हो चुकी है, हम दिन में बात करते हैं। दानिश, चाहत रुको रुको, फोन मत काटना, मुझे तुमसे बात करनी है। मैं जानता हूं बहुत रात हो चुकी है और तुम्हें आराम करना होगा, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर मुझसे बात कर सकती हो? दानिश की रिक्वेस्ट भारी टोन सुनकर चाहत फोन नहीं काटी और वापस से कान पर लगा लेती है। चाहत बस में हम जवाब देती है, दानिश, थैंक यू मेरी बात मानने के लिए। चाहत, शुक्रिया की जरूरत नहीं है, बताइए आपको क्या बात करनी थी? दानिश, मैं जानता हूं कि शादी बहुत जल्दबाजी में हो रही है, लेकिन आप परेशान मत होना, मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि आप अपने आप को ही भूल जाएगी। आप कभी भी इस शादी में दुखी नहीं रहेगी।
यह मेरा आपसे वादा है। दानिश की बात सुनकर चाहत के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है और चाहत दानिश से कहती है, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक किसी से कोई उम्मीद नहीं रखी, इसीलिए मैं आपसे भी कोई उम्मीद नहीं कर रही। लेकिन आप परेशान ना हो, मुझे आपसे शादी करने में कोई परेशानी नहीं है। मैं इस शादी को पूरे मन से निभाऊंगी। मुझे नींद आ रही है, मैं फोन रखती हूँ। दानिश, जी आप आराम कीजिए, हम कल मिलते हैं शादी के मंडप पर। और फिर चाहत बिना दानिश की आगे की बात सुने फोन कट कर देती है और वापस से अपने कमरे में चली जाती है। अगली सुबह के समय चाहत को हल्दी लगाई जा रही थी। सभी औरतें हल्दी लगाते वक्त चाहत से मजाक कर रही थी। एक औरत चाहत को छेड़ते हुए कहती है, मेहंदी का रंग तो बहुत ही गहरा चढ़ा है, लगता है तुम्हारा होने वाला पति तुमसे बहुत प्यार करता है। दूसरी औरत, अरे करेगा, क्यों नहीं, इतनी सुंदर पत्नी जो मिल रही है। दूध जैसा सफेद रंग है और नैन नक्श भी कितने ही खूबसूरत हैं। तीसरी औरत, लेकिन इस खूबसूरती का एक नुकसान भी है, पति ना रात में बिस्तर पर बहुत परेशान करेगा, पूरी रात प्यार करेगा और एक पल के लिए भी नहीं छोड़ेगा। सुबह तक तो हालात ही खराब हो जाएगी हमारी चाहत की। इस औरत की बात सुनकर चाहत के शरीर में जैसे कोई करंट सा दौड़ जाता है और तभी चाहत को अर्जुन के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। चाहत को अर्जुन की वो बात याद आती है जब अर्जुन ने मदहोश होकर चाहत से कहा था, बीवी आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, आई वॉन्ट टू एफ यू। और तभी चाहत की आंखों से आंसुओं की बूंदें टपक कर उसके गाल पर आ जाते हैं। और ऐसे ही हंसी मजाक और रसों के साथ दिन भी गुजर जाता है। शाम के वक्त कुछ मेकअप आर्टिस्ट जो दानिश ने स्पेशली मुंबई से मंगवाई थी आकर चाहत का मेकअप करने लगते हैं और चाहत को शादी के लिए तैयार करने लगते हैं। चाहत ने डार्क रेड और गोल्डन कॉम्बिनेशन का लहंगा पहना था। लहंगा बहुत ही ज्यादा हैवी था लेकिन उतना ही खूबसूरत भी था। मेकअप आर्टिस्ट ने चाहत को बहुत ही खूबसूरती से सजाया था। चेहरे पर बहुत ही कम मेकअप में भी चाहत बला की खूबसूरत लग रही थी। माथे पर लाल रंग की बिंदी, आंखों में काजल और मस्कारा लगाया गया था। होठों पर लाल रंग की लिपस्टिक और नाक में नाथ पहनाई गई थी। गले में बहुत ही भारी जड़ोरानी हार पहनाया था और हाथों में बहुत ही सुंदर चूड़ियां थी। मांग टीके के साथ चुन्नी को पढ़ाया गया था और कमर पर बहुत ही खूबसूरत मोतियों से बना कमरबंद पहनाया था। चाहत की पतली सी कमर पर कमरबंद बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। पूरी तरह से तैयार होने के बाद मेकअप आर्टिस्ट खुद भी चाहत को देखकर उसे अपनी नजरें नहीं हटा पाती। चाहत इतनी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी लेकिन चाहत की खूबसूरती में बस एक ही कमी थी, चाहत के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी और ना ही चाहत की आंखों में शादी की कोई चमक नजर आ रही थी। चाहत अपनी नजरें झुकाए बस ऐसे ही बैठी हुई थी। मेकअप आर्टिस्ट चाहत को देखकर इतना तो अंदाजा लगा चुकी थी कि चाहत इस शादी से खुश नहीं है, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट चाहते कुछ नहीं कहती क्योंकि मेकअप आर्टिस्ट उस शादी के बीच में बोलना सही नहीं समझती। मेकअप हो जाने के बाद मेकअप आर्टिस्ट चाहत को खुद को आईने में देखने के लिए कहती है तो चाहत अपनी नजरों को उठाकर एक बार आईने में देखती है, लेकिन चाहत को यह सारा रूप रंग आज बहुत ही फीका लग रहा था। चाहत एक नजर आईने को देखकर वापस से अपनी नजरें नीचे झुका लेती है। चाहत का ऐसा रिएक्शन देखकर मेकअप आर्टिस्ट को भी दुख होता है, लेकिन मेकअप आर्टिस्ट बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। बाहर गार्डन में दानिश और दानिश के पिता अनिल, पृथ्वीराज और कार्तिक, यहां तक कि मुस्कान भी गार्डन में आए मेहमानों को देखकर हैरान थी क्योंकि शादी बहुत ही सिंपल तरीके से होने वाली थी, लेकिन यहां पर पूरा शहर इकट्ठा हो गया था और मीडिया वाले भी इस शादी को कवर करने के लिए आए हुए थे। सभी लोग परेशान थे कि मीडिया यहां पर क्यों आई है और यह इतने सारे लोग कौन हैं। सभी लोग इस कश्मकश में थे कि तभी पंडित जी बोलते हैं, जजमान दूल्हे को भुला दीजिए, विवाह से पूर्व कुछ पूजा अर्चना होती है जो दूल्हे को अकेले करनी होती है। पंडित जी की बात सुनकर दानिश, जिसमें क्रीम कलर की शेरवानी और क्रीम कलर का ही सहारा पहना हुआ था, शादी की मंडप की तरफ जाने लगता है।
दानिश भी क्रीम कलर की शेरवानी में काफी स्मार्ट लग रहा था। दानिश मंडप में जाकर बैठ जाता है और पंडित जी शादी की रस्में शुरू कर देते हैं। लेकिन सभी लोग दानिश को मंडप में बैठा हुआ देखकर आपस में बातें करने लगते हैं। सभी लोग दानिश को मर्दों में बैठा हुआ देखकर अजीब तरीके से दानिश को देख रहे थे और एक दूसरे से धीरे धीरे बातें कर रहे थे। सभी लोगों को इस तरह से अजीब व्यवहार करते हुए देखकर दानिश, पृथ्वीराज, कार्तिक और अनिल को भी अजीब लगता है, लेकिन उन लोगों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी पंडित जी दोबारा से बोलते हैं, जजमान कन्या को बुला दीजिए, विवाह का शुभ मुहूर्त आरंभ हो गया है। पंडित जी की बात सुनकर मुस्कान मुस्कुराते हुए अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और फिर चाहत को बुलाने के लिए अंदर चली जाती है। मुस्कान इस बात से बहुत खुश थी कि फाइनली आज उसकी बेटी का घर बस जाएगा। भगवान ने उसको तो घर बसाने का सुख कभी नसीब नहीं किया, लेकिन उसकी बेटी का नसीब ऐसा नहीं था। इसी बात से मुस्कान आज बहुत खुश थी। मुस्कान अंदर जाकर अपनी बेटी चाहत को देखती है तो देखती ही रह जाती है। चाहत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। चाहत को शादी के लाल जोड़े में देखकर मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कुछ देर रुककर मुस्कान ऐसे ही चाहत को देखने लगती है, लेकिन फिर अपने आंसुओं को साफ करते हुए मुस्कान चाहत के पास आती है और चाहत के चेहरे को देखते हुए चाहत के चेहरे को अपने हाथों में पड़ते हुए चाहत के माथे को चूम लेती है और फिर अपनी आंखों से काजल निकालकर चाहत के कान के पीछे लगाते हुए कहती है, मेरी बेटी को किसी की नजर ना लगे। आज मेरी बेटी चांद का टुकड़ा लग रही है, बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह। और तुम्हें पता है, दानिश भी आज बिल्कुल किसी राजकुमार की तरह ही लग रहा है। चलो मंडप पर, दानिश तुम्हारा इंतजार कर रहा है और पंडित जी ने तुम्हें बुलाया है। अपनी माँ की बात सुनकर चाहत कुछ नहीं रहती, बस अपनी गर्दन हिला देती है और फिर अपनी जगह से खड़ी होती है और मुस्कान के साथ धीरे धीरे कदमों से चलने लगती है। मुस्कान के साथ सिम्मी भी, जो शादी में समय से ही आ गई थी, मुस्कान के साथ ही चलने लगती है। मुस्कान और सिमी दोनों ही चाहत को लेकर गार्डन में पहुंच जाते हैं। चाहत जैसे ही गार्डन में आती है, सभी मीडिया वाले चाहत की पिक्चर्स खींचने लगते हैं, लेकिन कोई भी चाहत से कोई सवाल नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सभी मीडिया वाले किसी का ऑर्डर फॉलो कर रहे थे। सिम्मी भी इतनी सारी मीडिया को देखकर हैरान थी। मीडिया वाले और गार्डन में इतने सारे लोगों को देखकर चाहत भी हैरान हो जाती है और चाहत को अब सभी लोगों को देखकर घबराहट होने लगती है। पता नहीं क्यों चाहत का दिल बहुत ही ज्यादा घबरा रहा था और चाहत का दिल जैसे अपने आप ही इस बात को मान रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। चाहे धीरे कदमों के साथ मंडप पर जाती है और जैसे ही दानिश चाहत को देखा है तो देखा ही रह जाता है। लाल जोड़े में सजी दुल्हन आज कयामत लग रही थी। मुस्कान चाहत को दानिश के पास ले जाकर दानिश के बराबर में बैठा देती है और फिर पंडित जी शादी की रस्में शुरू कर देते हैं। जैसे जैसे पंडित जी शादी के मंत्र पढ़ रहे थे, वैसे वैसे ही चाहत को अपनी और अर्जुन की शादी याद आ रही थी। विधि पूरी करने के बाद पंडित जी बोलते हैं, वर और वधू फेरों के लिए खड़े हो जाइए। पंडित जी की बात सुनकर दानिश तो खड़ा हो जाता है, लेकिन चाहत ऐसे ही बैठी रह जाती है। चाहत को इस तरह से बैठा हुआ देखकर दानिश को अजीब लगता है, लेकिन तभी मुस्कान चाहत के पास आती है और चाहत को खड़ा होने में मदद करती है। चाहत भी अपनी माँ के सहारे से खड़ी हो जाती है और फिर तभी पंडित जी के कहने पर दानिश फेरों के लिए आगे बढ़ने लगता है। चाहत जैसे ही अपने कदम आगे बढ़ती है कि तभी पूरे गार्डन में हलचल मच जाती है और सभी लोग हैरानी से पीछे की तरफ देखने लगते हैं। पूरे गार्डन में इस तरह का शोर सुनकर दानिश भी रुक जाता है और सामने देखने लगता है। चाहत भी रुककर सामने देखने लगती है, लेकिन अचानक से ही चाहत की दिल की धड़कनें जैसे दुगनी रफ्तार से भागने लगते हैं और फिर सामने से आ रहे शख्स को देखकर चाहत की तो दिल की धड़कनें जैसे थम जाती हैं और अचानक से जैसे चाहत को सांस आना ही बंद हो जाता है और डर की लहर उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है, क्योंकि सामने से अर्जुन, अक्षय, मोंटी और विक्रांत आ रहे थे और उनके पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स से और उन सभी बॉडीगार्ड्स के हाथों में इस वक्त गन थी।
अर्जुन मंडप के पास आकर गुस्से में चाहत को देखा है तो चाहत घबराकर अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और तभी एक बॉडीगार्ड अर्जुन के हाथ में बंदूक दे देता है। सिम्मी भी अर्जुन, मोंटी, अक्षय और विक्रांत को हैरानी से देख रही थी। अर्जुन के हाथ में बंदूक देखकर चाहत और भी ज्यादा घबरा जाती है। अर्जुन शादी के मंडप पर आता है और दानिश के सर पर बंदूक तान देता है। दानिश के सर पर बंदूक देखकर अनिल, पृथ्वीराज भी हैरान हो जाते हैं और फिर तभी सभी बॉडीगार्ड्स सभी लोगों के सर पर बंदूक तानकर खड़े हो जाते हैं और सभी को घेर लेते हैं। अपनी बेटी की शादी में इतना बड़ा हंगामा देखकर मुस्कान भी घबरा जाती है और घबराते हुए चाहत के पास आने लगती है। लेकिन तभी सिम्मी मुस्कान का हाथ पकड़कर मुस्कान को अपने पास ही रोक लेती है और मुस्कान को आगे जाने नहीं देती। अर्जुन बहुत ही सर्द आवाज में दानिश से कहता है, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। दानिश भी गुस्से में आकर अर्जुन से कहता है, तुम्हारी खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। तुम नहीं जानते तुम किसी से बात कर रहे हो। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अभी के अभी अपने आदमियों को लेकर जाओ यहां से, वरना मैं तुम्हें भागने का मौका भी नहीं दूंगा। दानिश की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर ईविल स्माइल आ जाती है और अर्जुन बिना देरी किए दानिश के सीने पर गोली चल देता है और दानिश मंडप से नीचे गिर जाता है। गली की आवाज सुनकर चाहत डर से अपने दोनों कानों पर हाथ रख लेती है। अर्जुन दानिश को देखते हुए कहता है, और तुम नहीं जानते अर्जुन सिंह शेखावत क्या चीज है। फालतू बकवास सुनने की आदत नहीं है मुझे। अर्जुन सिंह शेखावत नाम सुनकर पृथ्वीराज, कार्तिक, अनिल और दानिश भी हैरान हो जाता है। दानिश अपने सीने पर हाथ रख कर जमीन पर पड़ा हुआ था और सामने के नज़ारे को देख रहा था। दानिश के सीने से खून बह रहा था। दानिश की ऐसी हालत देखकर अनिल शर्मा भागकर अपने बेटे के पास आते हैं और अपने बेटे के सर को अपनी गोद में रख लेते हैं। और अब अर्जुन गुस्से से चाहत की तरफ पलता है। अर्जुन की गुस्से से भारी लाल आंखें देखकर चाहत एकदम से उचकते हुए 2 कदम पीछे हो जाती है। अर्जुन चाहत की पतली सी कमर में अपना हाथ डालकर चाहत को अपने करीब कर लेता है और दूसरे हाथ से चाहत के जबड़े को पकड़कर गुस्से से कहता है, बीवी, क्या तुम्हें नहीं पता कि अपने पति के जिंदा होते हुए तुम दूसरी शादी नहीं कर सकती? अगर तुम्हारे अंदर इतनी ही आग लगी थी तो मुझे बता देती। मैं कौन सा पीछे हटा तुम्हारे जिस्म की आग को बुझाने में एक मौका तो दिया होता मुझे। और फिर अर्जुन एकदम सीरियस होकर बहुत ही सर्द आवाज में चाहत से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी और से दूसरी शादी करने की? तुमने सोच भी कैसे लिया कि अर्जुन सिंह शेखावत के होते हुए तुम दूसरी शादी कर लोगी? बहुत शौक चढ़ा है ना तो शादी करने का। मुझसे शादी पूरी दुनिया से छुपानी थी और अब पूरी दुनिया के सामने किसी और से शादी कर रही हो तुम। लेकिन आज हमारी शादी पूरी दुनिया जानेगी, पूरी दुनिया को पता चलेगा कि तुम अर्जुन सिंह शेखावत की बीवी हो। लेकिन आज जो तुमने गलती करी है उसकी मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा जिसे तुम जिंदगी भर याद रखोगी। तुम जैसा चाहती थी मैंने वैसा किया। तुम्हें वक्त चाहिए था, मैंने तुम्हें वक्त दिया, लेकिन उसके बदले में तुमने मुझे धोखा दिया। और अर्जुन सिंह शेखावत सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन धोखा नहीं। मैंने भी तुम्हें खून के आंसू ना रुलाया तो मैं भी तुम्हारा पति नहीं। अर्जुन की पकड़ चाहत के गाल पर इतनी ज्यादा टाइट थी कि चाहत को लगाओ कि आज तो उसका जैसे जबड़ा ही टूट जाएगा। अर्जुन की उंगलियां चाहत के गाल पर निशान बन चुकी थी। अर्जुन चाहत के गाल को छोड़ते हुए चिल्लाकर कहता है, पंडित, मेरी बीवी को शादी करनी है और आज तक मैंने अपनी बीवी की सारी ख्वाहिश पूरी करी है तो यह भी करूंगा। मंत्र पढ़ना शुरू कर। अर्जुन की आवाज सुनकर पंडित डरते हुए मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और अर्जुन चाहत का हाथ पकड़कर चाहत के साथ फेरे लेने लगता है। लेकिन चाहत अपने हाथ पीछे खींचते हुए अपने कदमों को रोक रही थी तो अर्जुन चाहत को घसीटते हुए फेरे लेने लगता है और देखते ही देखते 7 फेरे पूरे हो जाते हैं। फेरे हो जाने के बाद अर्जुन सिंदूर की डिब्बी से सिंदूर उठता है और चाहत की मांग में भर देता है और उसके बाद अपनी जेब से मंगलसूत्र निकालकर चाहत के गले में पहना देता है।
शादी होने के बाद अर्जुन चाहत को ऐसे ढक देता है जैसे अर्जुन को चाहत से कोई मतलब ही ना हो, और चाहत लड़खड़ाते हुए नीचे गिर जाती है। अर्जुन पंजों के बाल नीचे बैठकर चाहत के जुड़े में बंधे बालों को अपने हाथों की मुट्ठी में पकड़ता है और चाहत के चेहरे को ऊपर करता है। हमारी शादी को दुनिया से छुपाकर किसी और से शादी करना चाहती थी ना, तो अब मैं पूरी दुनिया के सामने तुमसे शादी करी है। अब पूरी दुनिया तुम्हें अर्जुन सिंह शेखावत की पत्नी के रूप में जानेंगी। तुम मुझसे रिश्ता तोड़कर किसी और से रिश्ता जोड़ना चाहती थी ना, अब मैं तुमसे सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। तुम पूरी दुनिया की नज़रों में अर्जुन सिंह शेखावत की बीवी रहोगी, लेकिन मेरा तुमसे कोई रास्ता नहीं है, मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अर्जुन की बात सुनकर चाहत की आंखें दर्द से भर जाती हैं और अर्जुन का कहाँ गया हर एक शब्द चाहत की आंखों में तीर की तरह चुभता है। अजीत जी कब से अर्जुन के घर आने का इंतजार कर रहे थे और सलोनी भी बड़ी ही बेसब्री से अर्जुन के घर आने का इंतजार कर रही थी। सलोनी की मां यानी कि गायत्री भी सलोनी के साथ सोफे पर बैठी हुई अर्जुन के आने का इंतजार कर रही थी। पूरे हॉल के चक्कर काट रहे थे और तभी अर्जुन की गाड़ी की आवाज सभी के कानों में पड़ती है, जिससे सभी समझ जाते हैं कि अर्जुन आ चुका है और अब सभी की नजरें दरवाजे पर टिकी हुई थी। अर्जुन ने पूरे रास्ते चाहत से कोई बात नहीं की थी। अर्जुन गाड़ी से निकालकर चाहत का हाथ पकड़ता है और उसे खींचते हुए घर के अंदर ले जाने लगता है, और तभी रास्ते पर अजीत शेखावत अर्जुन का रास्ता रोकते हुए कहते हैं, अच्छा तो ये लड़की है जिसकी वजह से तुमने मिस्टर कपूर की बेटी का रिश्ता ठुकरा दिया था। इसी लड़की की वजह से ही तुमने मिस्टर कपूर की बेटी के साथ शादी करने से मना कर दिया था, है ना? और फिर अजीत सिंह शेखावत चाहत की तरफ देखते हुए चाहत से कहते हैं, मानना पड़ेगा, अपनी खूबसूरती का इस्तेमाल बहुत अच्छे से किया है। तुमने अपनी ही कंपनी के बॉस को अपनी खूबसूरती के जाल में फंसा लिया। पैसों के लिए ही किया है ना सब कुछ। बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें, कितने पैसों में तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ोगी? तुम जितना बोलोगी मैं उससे दुगना देने के लिए तैयार हूं। बताओ मुझे क्या कीमत है तुम्हारी? अजीत शेखावत की बात सुनकर चाहत है रानी से अजीत को देखने लगती है और तभी अर्जुन अजीत शेखावत से कहते हैं, आप होते कौन है मेरी बीवी की कीमत लगाने वाले, और क्या कहा आपने आप पैसे देंगे? जितना मेरी बीवी बोलेगी उसे दुगने पैसे देंगे। लेकिन मिस्टर शेखावत मैं आपको बता दूं, जिस पैसे का घमंड आप मेरी बीवी को दिखा रहे हैं ना, वो पैसा आपका नहीं है, मेरा है, मेरी मेहनत की कमाई है, मेरे खून पसीने की कमाई है, और आप मेरी ही पैसों से मेरी बीवी को खरीदना चाहते हैं। चाहत बीवी है मेरी, आपकी तरह बीवियां बदलने का शौक नहीं है। मुझे और बीवी के साथ रखेल फ्री में नहीं रखना मैं। और लास्ट की लाइन अर्जुन गायत्री जी को देखते हुए कहता है। अर्जुन की बात सुनकर अजीत सिंह शेखावत, गायत्री और सलोनी तीनों को ही बहुत गुस्सा आता है, और फिर अर्जुन तीनों को इग्नोर करते हुए चाहत को अपने साथ अपने कमरे में ले जाता है। चाहत आज पहली बार अर्जुन के घर के अंदर आई थी, लेकिन चाहत ने अभी तक नजरें उठाकर अर्जुन के घर को नहीं देखा था। अर्जुन चाहत को कमरे के अंदर ले जाता है और चाहत को धक्का देते हुए बिस्तर पर पटक देता है। चाहत मुंह के बल बेड पर गिरती है। दूसरी तरफ अर्जुन के बॉडीगार्ड्स मुस्कान को अर्जुन के फार्म हाउस पर ले जाते हैं। मुस्कान गाड़ी से निकालकर जल्दी से फार्म हाउस के अंदर इस उम्मीद से जाती है कि अंदर उसे चाहत मिलेगी, लेकिन वहां पर काम कर रहे सर्वेंट के अलावा और कोई नहीं था। मुस्कान एक बॉडीगार्ड से पूछता है, मुझे मेरी बेटी से मिलना है, मेरी बेटी कहाँ है? बॉडीगार्ड, मैडम आपकी बेटी यहाँ पर नहीं है। आपकी बेटी अर्जुन सर के साथ उनके घर पर है। आपको फार्म हाउस पर रहने का ऑर्डर अर्जुन सर ने दिया है। आप कुछ दिनों के लिए यही फार्म हाउस पर रहेगी। उसके बाद हम आपको आपकी बेटी से मिलने के लिए अर्जुन सर के घर ले जाएंगे। आप यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। आपके यहाँ पर कोई परेशानी नहीं होगी और आप अपनी बेटी की चिंता ना करें। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। और इतना बोलकर बॉडीगार्ड वहां से चला जाता है।
तभी एक लड़की मुस्कान के पास आते हुए मुस्कान से कहती है, मैडम चलिए, मैं आपको आपका कैमरा दिखा देता हूँ। मुस्कान को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अभी मुस्कान अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए उसे लड़की के साथ कमरे में चली जाती है। दूसरी तरफ अर्जुन का कमरा। चाहत जो बहुत देर से अर्जुन से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन अपने गुस्से के आगे चाहत की कोई बात नहीं सुन रहा था। चाहत को भी अब गुस्सा आ जाता है। चाहत बेड से खड़ी होती है और अर्जुन के पास आते हुए बहुत ही गुस्से से अर्जुन से कहती है, आपको समझ नहीं आ रहा? मैं कितनी देर से आपसे कुछ बात करने की कोशिश कर रही हूँ। किस बात का इतना गुस्सा दिखा रहे हैं आप मुझसे? आपको बुरा इस बात का नहीं लग रहा कि मैं आपको धोखा देकर किसी और से शादी कर रही थी? दरअसल बात यह है कि आपका ईगो आपको इस बात को डाइजेस्ट नहीं करने दे रहा है कि मैं आपको रिजेक्ट करके किसी और से शादी कर रही थी। चाहत की बात सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है और अर्जुन अपनी गर्दन पर हाथ रखकर अपनी गर्दन को लेफ्ट और राइट में झटकते हुए अपनी कमर के पीछे से बंदूक निकलता है और चाहत के सामने पॉइंट करते हुए बेहद सर्द आवाज में कहता है, रिमूव योर क्लॉथ राइट नाउ। बंदूक देखकर चाहत डर से 2 कदम पीछे हो जाती है और हैरान नजरों से अर्जुन को देखने लगती है, और तभी अर्जुन दोबारा से चाहत से कहता है, आई सेड रिमूव योर क्लोथ्स राइट नाउ। और अर्जुन का इस तरह से चिल्लाना नैना को बहुत डरा देता है, लेकिन फिर भी नैना अपने डर पर काबू पाते हुए अर्जुन का सामना करती है और अर्जुन की आंखों में आंखें डालकर अर्जुन से कहती है, सर आप कुछ भी कर लीजिए, मैं आपसे डरने वाली नहीं। क्या करेंगे? मारेंगे मुझे? मार दीजिए, लेकिन मैं अपने कपड़े नहीं उतरूंगी। चाहत की बात सुनकर अर्जुन के चेहरे पर एक नफरत से भरी मुस्कान आ जाती है और अर्जुन चाहत को देखते हुए बड़ी ही नफरत से कहता है, जानता हूं तो मेरे लिए कुछ नहीं करोगी, लेकिन अपनी माँ के लिए तो करोगी ना? अपनी माँ का जिक्र सुनकर चाहत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और चाहत सवालिया नजरों से अर्जुन को देखने लगती है। अर्जुन आगे कहता है, हाँ चाहत, तुम्हारी माँ इस वक्त मेरे फार्म हाउस पर है और अगर मैं चाहूँ तो अभी के अभी तुम्हारी माँ को जान से मरवा सकता हूँ, और ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें तुम्हारी माँ को आखिरी नजर देखना भी नहीं दूंगा। अपनी माँ की बात आते ही चाहत अर्जुन के सामने घुटने टेक देती है और बिना कुछ कहे ही अपने उतारने शुरू कर देती है। अर्जुन अपनी गहरी नजरों से इस वक्त चाहत को ही देख रहा था और चाहत धीरे धीरे करके कपड़े अपने उतार रही थी। चाहत सबसे पहले अपने दुपट्टे को अपने जिस्म से अलग करती है और फिर अपने कांपते हाथों से अपनी ब्लाउज की डोरी को खोल देती है और फिर चाहत अपनी ब्लाउज के हुक खोल देती है। चाहत के ब्लाउज के हुक पीछे की तरफ थे और हुक खोलते ही चाहत का ब्लाउज ढीला हो जाता है और सरक कर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ब्लाउज के उतरते ही चाहत कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। ब्लाउज के नीचे चाहत ने रेड कलर की इनरवियर पहन रखी थी। चाहत अपने हाथ को अपनी कमर पर लाते हुए अपने लहंगे की डोरी भी खोल देती है, जिससे लहंगा भी नीचे गिर जाता है और अब चाहत अर्जुन के सामने इनरवियर में खड़ी थी। चाहत ने इस वक्त रेड कॉम्बिनेशन का इनरवियर पहन रखा था, जो कि उसके गोरे जिस्म पर बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। इस वक्त अगर कोई भी एक नज़र चाहत को देख लेता तो चाहत की खूबसूरती में बिल्कुल पागल ही हो जाता। लेकिन अर्जुन की आंखों में इस वक्त ना तो मोहब्बत थी और ना ही हवास थी, तो बस नफरत। अर्जुन चाहत के करीब आता है और चाहत को अपनी बाहों में उठा लेता है। अर्जुन चाहत को बेड के करीब लेकर आता है और बेड पर चाहत को ऊपर से ही छोड़ देता है, जिससे चाहत उछालकर एक बार फिर से बेड पर गिरती है। लेकिन बेड पर पीछे गद्दे की वजह से चाहत को कोई चोट नहीं लगती। चाहत आंखें खोलकर अर्जुन को ही देख रही थी और अर्जुन एक ही झटके में चाहत के ऊपर आ जाता है। अर्जुन धीरे धीरे चाहत के करीब आते हुए चाहत के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। चाहत कसकर बेडशीट को अपनी मुट्ठी में पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। लेकिन जब काफी देर तक चाहत को कुछ भी महसूस नहीं होता तो चाहत धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखती है। अर्जुन अभी भी चाहत के ऊपर ही था, लेकिन अपनी नफरत भरी नजरों से चाहत को देख रहा था। अर्जुन चाहत के जबड़े को पकड़ते हुए बेहद शर्द आवाज में कहता है,
क्या लगा तुम्हें तुम्हारा जिस्म देखकर मैं पागल हो जाऊंगा और सब कुछ भूलकर तुम्हारे साथ रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा। तुम्हारे इस बेलिबाज जिस्म को देखकर मुझे तुम पर प्यार नहीं, तुमसे अभी भी नफरत हो रही है। घिन आ रही है मुझे तुमसे। अगर तुम्हारे जिस्म को ही पाना होता तो कब का तुम्हें अपने बिस्तर पर ले आता। हक था मेरा तुम पर पूरा हक, तुम खुद भी मुझे मेरा हक लेने से नहीं रोक सकती थी। लेकिन मैं तुम्हारे करीब तुम्हारी मर्जी से आना चाहता था। मैं तुम्हें शामिल तुम्हारी मर्जी से होना चाहता था, लेकिन तुम उसे लायक हो ही नहीं हो। फिलहाल मेरा तुम्हारे करीब आने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं बस तुम्हें इतना बताना चाहता हूं कि अर्जुन सिंह शेखावत तुमसे बेहद नफरत करता है। और तुम्हारे कपड़े मैंने इसलिए उतरवाए हैं क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता था कि अगर बात में अपनी ईगो पर लेता तो कब का तुम्हें तुम्हारी ही मर्जी से अपने सामने सिलेंडर करने के लिए मजबूर कर देता। और इतना बोलकर अर्जुन चाहत को छोड़ देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। अर्जुन की आंखों में अपने लिए इतनी नफरत देखकर चाहत की आंखें दर्द से भर जाती है और चाहत ब्लैंकेट से खुद को कर लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अर्जुन इस वक्त अपने जिम में बैठा हुआ था। अर्जुन का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, जिससे साफ पता चल रहा था कि अर्जुन अभी अभी वर्कआउट कर रहा था। अर्जुन की मस्कुलर बॉडी जिस पर पसीने की बूंदें और भी ज्यादा आकर्षित लग रही थी। अर्जुन ने इस वक्त सिर्फ एक लोअर पहन रखा था और अर्जुन की अपर बॉडी शर्टलेस थी। अर्जुन आंखें बंद करके दीवार से अपना सर लगाकर जमीन पर बैठा हुआ था और उसके दिमाग में उसके बचपन के कुछ दृश्य चल रहे थे। एक कपल था जो आपस में बहुत ज्यादा लड़ रहा था। उसमें से एक औरत आदमी पर चिल्लाते हुए कहती है, अजीत तुम इतनी घटिया निकलोगे, मैंने कभी नहीं सोचा था। हमारी शादी को 10 साल हो चुके हैं और तुम पिछले 6 सालों से किसी और औरत के साथ मुंह काला कर रहे हो। तुमने एक बार भी अर्जुन के बारे में नहीं सोचा? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब अर्जुन को पता चलेगा कि उसका एक नाजायज भाई भी है जो कि तुम्हारी अय्याशी का नतीजा है। और तभी अजीत सिंह शेखावत उसे औरत पर भड़कते हुए कहते हैं, बस करो माधुरी, मुझ पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरवान में झको। क्या मुझे नहीं पता कि मेरे पीठ पीछे तुम कितने लोगों के साथ मुंह काला कर रही हो? मैंने तो बस एक ही अफेयर किया और उसके साथ बच्चे पैदा किए हैं और तुम तो हर महीने अपने नए आशिक बदलती रहती हो। माधुरी, हाँ मैं बनाती हूँ हर महीने नया आशिक, लेकिन जो करती हूँ सामने करती हूँ, तुमसे कुछ भी छुपाकर नहीं करती। मुझे तुम्हारी तरह यह सदी गली जिंदगी नहीं जिनी, मुझे एक लग्जरियस लाइफ जीनी है। मुझे काम चलाओ वाली जिंदगी नहीं चाहिए। और अब जब तुम उसे औरत के साथ अपना मुंह काला कर ही चुके हो तो अब तुम उस औरत के साथ रहना, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। और हाँ, अर्जुन को भी तुम ही अपने पास रखो क्योंकि मुझे कोई भी फालतू का एक्स्ट्रा लगेज अपने साथ नहीं चाहिए। मुझे एक बहुत ही अमीर आदमी मिल चुका है जो मेरे हर एक सपने को पूरा कर सकता है। वह मुझे एक लग्जरियस लाइफ देगा। अजीत सिंह शेखावत गुस्से में बोलते हैं, मैं तो चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ और तुम्हारे जाते ही मैं उसे औरत को घर में ले आऊंगा जिससे मैं प्यार करता हूं और जो मेरे बच्चे की मां है। मुझे भी तुम जैसी घटिया औरत के साथ नहीं रहना, निकाल लो मेरे घर से। अजीत की बात सुनकर माधुरी अपना बैग उठाती है और वहां से जाने लगती है। तभी एकदम 10 साल लड़का माधुरी के पास आता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए रोकर कहता है, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ माँ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मुझे आपके साथ रहना है। लेकिन माधुरी उसे साल बच्चे का हाथ झटक कर खुद से दूर करते हुए उसे बच्चों को धक्का दे देती है और उसे बच्चों से बेहद नफरत से कहती है, तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेकर जाने वाली। अरे उसे आदमी को तो मैं आज तक नहीं बताया कि मेरा एक 10 साल का बेटा भी है। अगर उसे पता चल गया कि मेरा एक 10 साल का बेटा है तो वह मुझे कभी नहीं अपना आएगा। और वैसे भी तुम मेरे लिए सिर्फ मेरा एक्स्ट्रा लगेज हो जिसे मुझे अपने साथ लेकर नहीं जाना। तुम इस नाकारा निकम्मे आदमी की औलाद हो जिसे जबरदस्ती मेरे गले में फांसी के फंदे की तरह बांध दिया गया था। अरे ना जाने कौन से अंधेरे में तीर लग गया और तू पैदा हो गया। मैं तो तुझे कभी पैदा करना ही नहीं चाहती।
अपनी माँ के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अर्जुन अपनी माँ को हैरानी से देखने लगता है। अपनी माँ के मुंह से इतनी कड़वी बातें सुनकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अर्जुन अपनी माँ को हैरानी से देखने लगता है। अर्जुन लाचारी से अपने पिता की तरफ देखा है तो अजीत भी गुस्से में अपनी गर्दन नामे हिलाते हुए वहां से चले जाते हैं और अर्जुन बेबसी से दोनों को जाते हुए देखता रह जाता है। अर्जुन अपने कड़वे अतीत से बाहर आता है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। आज भी अपनी माँ के कह गए शब्द अर्जुन के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह लगते थे। और फिर अर्जुन चाहत को याद करते हुए खुद से कहता है, क्यों जिसे मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा चाहता हूँ वही इंसान मुझे धोखा दे देता है। ऐसी क्या कमी है मुझ में कि लोग मुझे अपना नहीं सकते? क्यों मुझसे दूर भागते हैं? क्यों मेरा नाम अपने नाम के साथ नहीं जोड़ पाए? क्यों? मेरी माँ को एक लग्जरियस लाइफ चाहिए थी, इसीलिए उन्होंने मेरा बोझ नहीं उठाया। लेकिन मैं तो तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार था। तुम जैसा चाहती थी मैंने वैसा करता, तुमने जैसा बोला मैंने वैसा किया। तुम्हें वक्त चाहिए था, मैं तुम्हें वक्त दे रहा था, लेकिन तुमने उसके बदले में मुझे क्या धोखा? दूसरी तरफ चाहत ने अपने कपड़े पहन लिए थे और चाहत बिस्तर पर अपनी घुटनों में अपना सर छुपाकर बैठी हुई रो रही थी। चाहत रोते हुए खुद से कहती है, नहीं सर, मैं आपको कभी धोखा देना नहीं चाहती थी, लेकिन सर मेरी भी कुछ मजबूरियां थी। आप एक बार मेरी बात तो सुन लीजिए सर, एक बार मुझसे बात कर लीजिए, मैं आपको सब क्लियर कर दूंगी। दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है अंदर कोई रोता है। दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है अंदर कोई रोता है। दिल कोई पहचान नहीं, किसी ने ये मन नहीं। चाहत बिस्तर पर लेट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। किसी ने ये जाना नहीं, किसी को बताना नहीं, दर्द छुपा है कहा। दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है अंदर कोई रोता है। अर्जुन जो आज अंदर से बहुत ही ज्यादा टूट चुका था, अर्जुन फिर से खड़ा होता है और पंचिंग बैग पर अपना गुस्सा उतारने लगता है। तूने मुझसे वफा नहीं की, तुझको कैसे वफा मिलेगी? तूने मुझको दर्द दिया है, तुझको कैसे दवा मिलेगी? सीने में उठते हैं अरमान ऐसे। चाहत बिस्तर से खड़ी होती है और बालकनी में आकर चांद को निहारत हुए बचपन से लेकर आज तक लोगों द्वारा बोले गए ताने को और कार्तिक और पृथ्वीराज के अत्याचारों को याद करने लगती है। चाहत याद करती है कि कैसे बचपन से लेकर आज तक कार्तिक उसे जानवरों की तरह मारता आया है। दरिया में आते हैं तूफान जैसे, कभी कभी खुद ही माझी कश्ती को डुबोता है। दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है अंदर कोई रोता है। चाहत बालकनी में रखे झूले पर बैठ जाती है और रोते रोते कब उसकी आंख लग जाती है, चाहत को पता ही नहीं चलता। और थोड़ी देर बाद ही अर्जुन कमरे के अंदर आता है। अर्जुन ने इस वक्त 3 पीस बिजनेस सूट पहना हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन कहीं जाने वाला है। अर्जुन बेड पर देखा है तो चाहत वहां नहीं थी। अर्जुन पूरे कमरे में चाहत को देखा है और तभी अर्जुन का ध्यान बालकनी में सो रही चाहत पर जाता है। अर्जुन अपने कदम बालकनी की तरफ बढ़ा देता है। चांद की रोशनी में चाहत का चेहरा भी चांद की रोशनी की तरह ही खूबसूरत लग रहा था। अर्जुन कुछ पल ऐसे ही खड़े होकर चाहत को देखने लगता है जैसे उसकी खूबसूरती को अपनी आंखों में समा रहा था। कांटे चुनकर तेरा दामन फूलों से मैं भर जाऊंगा, इससे बड़ी सजा क्या होगी, माफ तुझे मैं कर जाऊंगा। कुछ पल बाद अर्जुन चाहत का अपनी गोद में उठता है और उसे बिस्तर पर लाकर लेट देता है और ब्लैंकेट से कवर कर देता है। अर्जुन एक पेपर और पेन लेता है और सोफे पर बैठकर एक लेटर लिखने लगता है। लेटर लिखने के बाद अर्जुन लेटर को फोल्ड करता है और उसी के साथ एक गोल्डन कार्ड निकलता है जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। और फिर उसे कार्ड और लेटर को चाहत के सिरहाने ने ही रख देता है। अर्जुन वापस से चाहत के चेहरे को देखता है और फिर आगे बढ़कर चाहत के माथे को चूम लेता है। और फिर अर्जुन एकदम से चाहत से दूर होता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। अर्जुन घर से बाहर आता है तो घर के दरवाजे पर ही एक गाड़ी खड़ी थी और उसमें अर्जुन का सामान पहले से ही रखा हुआ था।
अर्जुन सीधा एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। हमको ये मालूम ना था प्यार भी एक समझौता है। दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है, अंदर कोई रोता है। कुछ ही देर में अर्जुन एयरपोर्ट पहुंचता है और ऑस्ट्रेलिया जाने की फ्लाइट में बैठ जाता है। ए दिल कोई पहचान नहीं, किसी ने ये मन नहीं, किसी ने ये जाना नहीं, किसी को बताना नहीं, दर्द छुपा है कहा। अगली सुबह जब चाहत की आंखें खुलती है तो चाहत अपने आप को बिस्तर पर पाती है। अपने आप को बिस्तर पर देखकर चाहत हैरान हो जाती है। चाहत को अच्छे से याद था कि चाहत बालकनी में झूले पर बैठे बैठे ही सो गई थी। चाहत कमरे के चारों तरफ देखती है तो उसे अर्जुन कहीं दिखाई नहीं देता। चाहत को लगता है कि शायद अर्जुन वॉशरूम में होगा, इसीलिए चाहत वॉशरूम में भी चेक करती है, लेकिन अर्जुन चाहत को कहीं नहीं मिलता और तभी चाहत की नज़र बेड के सिरहाने रखे लेटर पर जाती है। चाहत उस लेटर को खोलकर पढ़ने लगती है और जैसे जैसे चाहत उस लेटर को पढ़ती है, चाहत की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और चाहत लेटर को पढ़ाते हुए ही धाम से जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। चाहत रोते हुए ही चिल्ला कर कहती है, आप मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? जाने से पहले एक बार तो मुझसे बात कर ली होती। एक बार तो मेरी बात सुनी होती। मुझे अपनी सफाई में एक बार तो बोलने का मौका दिया होता। और इतना बोलकर चाहत फिर से रोने लगती है। चाहत लेटर पढ़ना शुरू करती है। लेटर में लिखा था, जानता हूं मेरे होने या ना होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें बता रहा हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूं। ऑस्ट्रेलिया में हमने एक नई कंपनी शुरू करी है और वहां पर मेरी जरूरत है। वहां से आने में कितना समय लगेगा कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मेरे ऑस्ट्रेलिया चले जाने से तुम ये मत समझना कि तुम आज़ाद हो, मत भूलना कि तुम मेरी बीवी हो। तुम्हारे साथ अब मेरा नाम जुड़ चुका है। पूरी दुनिया तुम्हें मेरी बीवी के नाम से ही जानेगी। और दूसरी बात, तुम्हें अपनी माँ की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ अब से मेरे फार्म हाउस पर रहेगी और उन्हें वहां पर किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होगी। तुम चाहो तो तुम भी अपनी माँ के साथ फार्म हाउस पर जाकर रह सकती हो। अलविदा बीवी, ना जाने अब तुमसे काम मुलाकात होगी। चाहत लेटर को पकड़कर रो ही रही थी कि तभी कोई दरवाजा खटखटाता है। दरवाजे की आवाज सुनकर चाहत अपना रोना बंद करती है और अपने आंसुओं को साफ करते हुए खड़ी होती है। चाहत दरवाजा खोल कर देखती है तो दरवाजे पर मोंटी खड़ा था। मोंटी चाहत को देखकर कहता है, भाभी, यह आपके लिए कुछ कपड़े हैं, आप तैयार हो जाइए। मैं आपको आपकी माँ के पास फार्म हाउस पर ले चलूंगा। भाई ने जाने से पहले कहा था कि मैं आपको आपकी माँ के पास फार्म हाउस पर ही ले जाऊं। चाहत बिना कुछ कहे मोंटी के हाथ से बैग ले लेती है और वॉशरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद में चाहत एक रेड कलर की साड़ी पहनकर कमरे में आती है। चाहत अपनी लहंगे को अच्छे से संभाल कर बैग में रख लेती है और फिर कमरे से निकालकर बाहर आ जाती है। मोंटी ने भी 2 से 3 बैग हॉल में ही रख रखे थे और मोंटी हॉल में बैठे हुए ही चाहत का इंतजार कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मोंटी ने भी अपना सामान पैक कर लिया है और मोंटी थी अब से फार्म हाउस पर ही रहने वाला है। चाहत को नीचे आता हुआ देखकर मोंटी भी अपनी जगह से खड़ा होता है और ड्राइवर के हाथों से अपना सामान गाड़ी में रखवा देता है। मोंटी बिना कुछ कहे ही गाड़ी में जाकर बैठ जाता है और चाहत भी गाड़ी में जाकर मोंटी के साथ बैठ जाती है। मोंटी गाड़ी स्टार्ट करता है और फार्म हाउस की तरफ अपनी गाड़ी बढ़ा देता है। कुछ ही देर में चाहत फार्म हाउस पहुंच जाती है। चाहत गाड़ी से निकलकर घर के अंदर जाती है तो उसे सामने ही मुस्कान दिखाई देती है। मुस्कान को देखकर चाहत एकदम से मुस्कान के पास जाती है, लेकिन मुस्कान चाहत के करीब आते ही चाहत को एक थप्पड़ मार देती है। चाहत अपने गाल पर हाथ रखकर हैरानी से मुस्कान को देखने लगती है तो मुस्कान गुस्से में चाहत से कहती है, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे क्यों छुपाई? चाहत, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि अर्जुन से तुम्हारी शादी हो चुकी है? तुम पहले से ही शादीशुदा थी चाहत, और फिर भी तुम दूसरी शादी कर रही थी, तो मैं शर्म नहीं आई?
अपने पति के होते हुए किसी दूसरे आदमी से शादी करने में। अरे एक बार मुझे बताया तो होता, मैं सब संभाल लेती। चाहत, तुमने एक बार भी मुझे अपनी शादी के बारे में बताना जरूरी नहीं समझ क्यों? चाहत, हमारे बीच में इतने सीक्रेट्स कब से रहने लगे? तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि अर्जुन जैसा जीवन साथी तुम्हें मिला, जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी तुमसे दोबारा शादी करके तुम्हें अपने साथ ले आया। मैं जानती हूँ चाहत कि अर्जुन तुम्हें छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जा चुका है और मुझे उसके डिसीजन पर गर्व है, क्योंकि जो तुमने अर्जुन के साथ किया है तुम यही डिस्टर्ब करती हो। जानते हो चाहत, ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले अर्जुन मुझसे मिलने के लिए यहाँ आया था, और तुम्हें पता है उसने मुझसे क्या कहा? अर्जुन की बात करते हुए मुस्कान बहुत ही ज्यादा इमोशन हो गई थी। फ्लैशबैक, रात का समय। काफी रात हो चुकी थी लेकिन मुस्कान को बहुत ही ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उन्हें अपनी बेटी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए मुस्कान को नींद नहीं आ रही थी। मुस्कान हाल में ही चारों तरफ घूम रही थी कि तभी अर्जुन की कार फार्म हाउस के सामने आकर रुकती है। गाड़ी से अर्जुन को बाहर निकलता हुआ देखकर मुस्कान को एक उम्मीद दिखाई देती है कि शायद चाहत भी अर्जुन के साथ आई होगी, लेकिन अर्जुन अकेला ही गाड़ी से बाहर आता है और मुस्कान के पास आते हुए मुस्कान से कहता है, मैं जानता हूँ आंटी कि आप चाहत का इंतजार कर रही हैं, लेकिन चाहत अभी मेरे साथ नहीं आई है, लेकिन आप चिंता ना करें, सुबह तक चाहत आपके पास आ जाएगी। मुझे बस आपसे कुछ बात करनी है। मैं थोड़ी देर में ही यहाँ से निकल जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप लिए बैठिए। मैं जानता हूँ आंटी कि आपको भी यह बात जानकर बहुत बड़ा सदमा लगा होगा कि चाहत की और मेरी शादी पहले से ही हो चुकी है और आपको चाहत ने कुछ नहीं बताया। मैं तो पहले दिन ही आपको सब कुछ बताना चाहता था, लेकिन चाहत ने मुझसे वक्त मांगा था और मैं चाहत के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, इसीलिए चाहत ने वक्त मांगा तो मैंने वक्त दे दिया, लेकिन चाहत मुझे इतना बड़ा धोखा देगी मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन मैं एक सच्चा मर्द हूँ। आंटी अपनी बीवी को अपने ही आंखों के सामने किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, इसीलिए मुझे मजबूरी में आकर वह सब कुछ करना पड़ा जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। लेकिन फिलहाल मैं आपसे बस इतना कहने आया हूँ कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरे होते हुए आपकी बेटी को कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। मैं आपकी बेटी को हमेशा खुश रखूंगा। इस चीज का वादा नहीं करता, लेकिन मैं आपकी बेटी को कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। यह अर्जुन सिंह शेखावत का आपसे वादा है। आप सोच रहे होंगे कि मैं आपसे ये सब कुछ क्यों कह रहा हूँ। मैं आपकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ आंटी। मुझे मेरी माँ से कभी प्यार नहीं मिला। मैं 10 साल का था जब मेरी माँ मुझे छोड़कर किसी अमीर आदमी के साथ अपनी जिंदगी की ख्वाहिश पूरी करने के लिए अपने 10 साल के बेटे को छोड़कर चली गई थी, और तब से मुझे औरत और माँ शब्द से नफरत हो गई थी। लेकिन जब मुझे आपके बारे में पता चला तो मुझे एहसास हुआ कि सभी माँ एक जैसी नहीं होती। मेरी माँ ने मेरी फिक्र कभी नहीं की, लेकिन आप सबसे अलग है। आपने एक इंसान के पीछे अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी और अपनी बेटी को अपने आप से कभी अलग नहीं किया। आप चाहती तो चाहत को छोड़कर अपना घर बसा सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकती थी, लेकिन फिर भी अपने ना तो अपने प्यार की जगह किसी और को दी और ना ही अपनी बेटी को अकेला छोड़। और आगे की लाइन बोलते हुए अर्जुन का गला भर आता है और अर्जुन भरे गले से मुस्कान से कहता है, आंटी मैं माँ के प्यार के लिए बचपन से तरसता हूँ। मुझे नहीं पता माँ का प्यार कैसा होता है, लेकिन आपको देखकर मुझे लगता है कि अगर माँ होती है तो आप जैसी होती है। मेरी माँ मैं तो मुझे कभी ममता नजर नहीं आई, लेकिन पता नहीं क्यों जब से आपको देखा है तो मेरा दिल करता है कि मैं आपको माँ कहकर बुलाऊं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जो प्यार मुझे आज तक नहीं मिला वह आपसे मुझे मिल सकता है। क्या आप मेरी माँ बनेगी? चाहत की तरह आप तो मुझसे नफरत नहीं करेंगे ना? क्या मैं आपको माँ करके बुला सकता हूँ? अर्जुन के दर्द को महसूस करके मुस्कान का भी दिल भर आता है और मुस्कान अर्जुन को अपने सीने से लगा लेती है। अर्जुन की आंखें जो पहले से ही लाल थी
उनका दरिया भी टूट जाता है और अर्जुन की आंखें नम हो जाते हैं और अर्जुन की आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल पर आ जाते हैं। मुस्कान अर्जुन को खुद से अलग करके अपने दोनों हाथों से अर्जुन के आंसुओं को साफ करते हुए कहती है, तुम्हें पता है बेटा, बहुत ही कम ऐसे दामाद मिलते हैं जो अपनी सास को मां समझते हैं, और मैं उनमें से बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हूं, क्योंकि दामाद से बेटा बनने का सफर बहुत लंबा होता है। लेकिन मैं उनमें से सबसे ज्यादा खुश नसीब हूं क्योंकि मुझे दामाद नहीं बेटा ही मिला है। जो प्यार आज तक तुम्हें नहीं मिला मैं तुम्हें दूंगी। मैं तुम्हारी सासू मां नहीं, मां बनूंगी। फ्लैशबैक एंड। तुझे भगवान इतना अच्छा जीवन साथी दिया और तूने उसके साथ क्या किया? उसे अंदर तक तोड़ दिया। पता है, मुझे शादी से एक दिन पहले उसने तुझे कॉल किया था, यह जानने के लिए क्या तो उसे कुछ बताना चाहती है। उसने इनडायरेक्ट से पूछना भी चाहा था, लेकिन तूने उसे तब भी कुछ नहीं बताया। तूने अपने अंदर इतना कुछ दबा के रखा, लेकिन एक बार भी किसी से बात करनी जरूरी नहीं समझी। उसने तुझे मौका दिया था सब कुछ बताने का, लेकिन तूने से कुछ नहीं बताया। तेरे पास मौका था, तू सब कुछ ठीक कर सकती थी, लेकिन अब तुमने बहुत देर कर दी। और इतना बोलने के बाद मुस्कान चाहत से अपनी नजरें फिर लेती है और वहां से चली जाती है। मुस्कान के जाने के बाद चाहत और भी ज्यादा टूट जाती है और घुटनों के बाल धर से जमीन पर गिर जाती है। और ऐसे ही समय कब पंख लगाकर उड़ जाता है, किसी को पता ही नहीं चलता, और देखते ही देखते 2 साल गुजर जाते हैं। इन 2 सालों में अर्जुन ने एक बार भी चाहत से बात नहीं की थी। अर्जुन घर में सबसे बात करता था, लेकिन चाहत से कभी बात नहीं करता था। लेकिन इन 2 सालों में चाहत अर्जुन के दिलों दिमाग में ऐसी बस गई थी कि एक दिन ऐसा नहीं था जिस दिन अर्जुन चाहत को याद नहीं करता था। कितना दूर जाने के बाद भी चाहत का ख्याल उसके दिल से कभी नहीं गया था। तेरी याद में पागल पल पल रोता है, बिन तेरे ना जागे ना सोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले। हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे। हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे। अब जाने हम ये प्यार क्या है। दर्दे जिगर मुश्किल बड़ा है, सुनता नहीं कहना कोई भी। दिल बेखबर जीत पे अड़ा है, समझाऊं कैसे इसे जाने जाऊं। हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे। हर आईना टूटा लगे है, सच भी हमें झूठा लगे है। जाने कहा हम आ गए हैं, सारा जहां झूठा लगे हैं। क्या दर्द दिल ने दिया, क्या कहे। हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे। तेरी याद में पागल पल पल रोता है, बिन तेरे ना जागे ना सोता है। अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारे, ना जोर दिल पे चले। हारे हारे हारे, हम तो दिल से हारे। हारे हारे हारे। 2 साल बाद अर्जुन को ऑस्ट्रेलिया गए 2 साल हो चुके थे। अर्जुन ने अक्षय को तो 6 महीने बाद ही इंडिया वापस भेज दिया था और अर्जुन ने ऑस्ट्रेलिया का सारा काम अकेले संभाला था और इंडिया की कंपनी को मोंटी और अक्षय मिलकर चला रहे थे। 2 सालों में अर्जुन का नाम बिजनेस वर्ल्ड में और भी ज्यादा फेमस हो गया था और इन 2 सालों में अर्जुन की कामयाबी और भी ज्यादा आसमानों को छू रही थी। लेकिन एक तरफ जहां उनका बिजनेस आसमान की बुलंदियों को छू रहा था, वहीं पर उनके अपने रिश्ते बिखेर चुके थे। इन 2 सालों में अर्जुन और चाहत तो एक दूसरे से अलग थे ही, लेकिन मोंटी और रिंकी भी एक दूसरे से साथ में रहते हुए भी अलग हो चुके थे। अर्जुन के जाने के बाद मोंटी के कंधों पर काम की जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और इसीलिए मोंटी बहुत ज्यादा काम में बिजी हो गया था, जिसके चलते मोंटी रिंकी को वक्त नहीं दे पाता था और इसी वजह से मोंटी और रिंकी के रिश्ते में भी दूरियां आ गई थी। और जब रिंकी ने मोंटी से सगाई करने के लिए कहा था तो मोंटी ने रिंकी से यह कहकर मना कर दिया था कि जब तक अर्जुन भाई इंडिया वापस नहीं आ जाते वह सगाई नहीं करेगा। जब तक अर्जुन भाई इंडिया वापस नहीं आ जाएंगे वह अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाएगा। और इसी के चलते रिंकी और मोंटी के रिश्ते में भी दरार आ गई थी। मोंटी अपने केबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था कि तभी रिंकी गुस्से में मोंटी के केबिन में आती है और बहुत ही गुस्से से मोंटी से कहती है, कल रात आप कहाँ थे? आप जानते हैं मेरे पापा ने और मैंने कल रात आपका कितना इंतजार किया था। कल रात पापा ने आपको डिनर के लिए इनवाइट किया था।
क्या आपके पास इतना भी टाइम नहीं था कि मेरे पापा के साथ मिलकर आप डिनर कर सकते थे? क्या इतना बिजी हो गए हैं काम में कि आप काम के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता? रिंकी की बात सुनकर मोंटी गहरी सांस लेता है और रिंकी को शांत करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ रिंकी कि कल रात तुम्हारे पापा ने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था और ट्रस्ट मी मैं डिनर के लिए आ ही रहा था कि मुझे रास्ते में चाहत भाभी के बॉडीगार्ड्स का कॉल आ गया था और फिर मुझे उनके पास जाना पड़ा। रिंकी गुस्से में भड़कते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, उनके पास तो तुम्हें जाना ही था। मेरे पापा की डिनर से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए स्पेशली आपकी भाभी जो है, जिन्होंने खुद ही अपनी जिंदगी में आग लगाई है। अगर वक्त रहते अर्जुन भैया को सब कुछ बता दिया होता तो आज ये दिन नहीं देखना होता। वह भी अपने पति के साथ खुश रहती और शायद मुझे भी मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ा सा समय दे देता। अपनी जिंदगी तो उन्होंने बर्बाद कर ली है। अब हम सब की जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई है। इसीलिए हर रात किसी न किसी बियर बार में शराब पीकर दूध पड़ी रहती है। और तुम उनके पीछे उनके नौकर बनकर घूमते रहते हो। लेकिन बस अब मुझे और बर्दाश्त नहीं होता। अब मैं और तुम्हारा इंतजार नहीं कर सकती। तुम रहो अपने सो कॉल्ड भाई के वफादार भाई बनकर और अपनी सो कॉल्ड भाभी के वफादार नौकर बनकर मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। अब से तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं है। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, आज के बाद मुझे कभी कांटेक्ट मत करना। और इतना बोलकर रिंकी मोंटी के केबिन से चली जाती है। रिंकी कंपनी से बाहर आती है और अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। रिंकी रोते हुए खुद से कहती है, इन 2 सालों तुम कितना बदल गए हो। मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया और तुमने मुझे आसानी से जाने दिया। एक बार भी मुझे रोक नहीं, एक बार भी मुझे मनाने की कोशिश नहीं करी। आई हेट यू मोंटी, आई हेट यू। और फिर रिंकी वहां से चली जाती है। रात का वक्त, रात की तकरीबन 2:30 बज रहे थे कि तभी अर्जुन के फार्म हाउस पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक लड़की लड़खड़ाते कदमों के साथ बाहर निकलती है। और बाहर निकलते ही लड़की एक गमले के ऊपर उल्टी करने लगती है। लड़की को देखकर साफ पता चल रहा था कि लड़की जरा भी होश में नहीं थी। लड़की ने इतनी ज्यादा शराब पी रखी थी कि लड़की से अपने कदमों पर ठीक से खड़ा भी हुआ नहीं जा रहा था। लड़की ने ब्लैक कलर की ऑफ शोल्डर थाई तक की एक 1 पीस ड्रेस पहन रखी थी। काले लंबे घने बाल जो उसकी कमर तक आ रहे थे, जिन्हें हल्का कर्ली किया गया था। स्मोकी आईज, होठों पर लाल लिपस्टिक और चेहरे पर हल्का मेकअप। लड़की बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी अमीर घर की बिगड़ी हुई लड़की थी जो रात में शराब पीकर घर वापस लौटी थी। एक बॉडीगार्ड लड़की को संभालते हुए उसका हाथ पकड़कर सहारा देने लगता है तो लड़की उसके हाथ को झांकते हुए कहती है, हे यू, अपनी औकात मत भूलो, मत भूलो मैं कौन हूँ। मैं चाहत अर्जुन सिंह शेखावत हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? दूर दूर रहो मुझसे, मैं खुद जा सकती हूँ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। चाहत को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। सब दूर हो जाओ, मुझे कोई मेरे पास मत आना, दूर रहो मुझसे। बोलते हुए ही चाहत लड़खड़ाते कदमों से अंदर जाने लगती है। चाहत अभी हाल में ही पहुंचती है कि तभी एक औरत चाहत के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जो कि उसकी मां मुस्कान थी। चाहत की ऐसी हालत देखकर मुस्कान को बहुत गुस्सा आता है और मुस्कान एक जोरदार थप्पड़ चाहत के गाल पर मार देती है, जिससे चाहत संभल नहीं पाती और जमीन पर गिर जाती है। चाहत अपने गाल पर हाथ रखकर सामने देखती है तो सामने मुस्कान अपनी आंखों में गुस्सा लिए चाहत को ही देख रही थी। मुस्कान बहुत ही गुस्से से चाहत से कहती है, ये क्या हाल बना रखा है चाहत तुमने, तुम मेरी बेटी नहीं हो सकती। तुम दिन पर दिन इतनी ज्यादा मेरी नजरों से गिरती जा रही हो कि मुझे शर्म आने लगी है। तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए भी ऐसी क्या कमी रह गई मेरी परवरिश में कि तुम इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी हो? मन तो करता है किसी दिन अपनी ही हाथों से तुम्हारा गला घोट दूं और तुम्हें जान से मार डालूं। मुस्कान की बात पर चाहत लड़खड़ाते कदमों से खड़ी होती है
और अपने चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान लाते हुए मुस्कान से कहती है, माँ मैंने सुना है कि जब कोई औरत मरती है तो उसकी चिता को आग उसका पति देता है। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे मार दीजिए। कम से कम मेरी चिता को आग देने के लिए ही वो लौट कर आ जाएंगे। अब और इंतजार नहीं होता माँ, 2 साल हो चुके हैं। 2 साल से मैंने उन्हें नहीं देखा, ना ही उनकी आवाज सुनी है। मैं तड़प रही हूँ माँ उनसे मिलने के लिए, उन्हें एक नज़र देखने के लिए। एक बार उन्हें वापस बुला लीजिए। माँ मैं कसम खाती हूँ, मैं सब कुछ छोड़ दूँ। अपनी बेटी की ऐसी हालत देखकर मुस्कान के दिल में भी दर्द भर आता है और मुस्कान की आंखें भी दर्द से छलक जाती है। मुस्कान चाहत को अपने सीने से लगा लेती है। मुस्कान से भी अपनी बेटी की ऐसी हालत नहीं देखी जाती और मुस्कान की आंखें भी भर आती है। मुस्कान चाहत को चाहत के कमरे में ले जाती है और चाहत को बिस्तर पर लेट देती है। चाहत इतनी ज्यादा नशे में थी कि बिस्तर पर लेते ही नींद की आगोश में चली जाती है। चाहत की ऐसी हालत को देखते हुए मुस्कान अपने आप से ही कहती है, काश जब शादी से एक दिन पहले अर्जुन ने तुझे कॉल किया था तूने अर्जुन को सब कुछ सच सच बता दिया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। काश तूने मुझे ही एक बार सब कुछ बता दिया होता तो शायद मैं तेरे लिए कुछ कर पाती। लेकिन तेरी उस पल की खामोशी ने आज तेरी जिंदगी को ऐसे दौर है पर लाकर खड़ा कर दिया है कि मैं अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को तड़पते हुए तो देख पा रही हूँ, लेकिन उसके लिए कुछ नहीं कर पा रही। महादेव मुझसे मेरी बेटी की हालत देखी नहीं जाती। कुछ तो ऐसा करिए कि मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां वापस आ जाए, अर्जुन वापस आ जाए। मेरी बेटी पहले ही अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेल चुकी है, अब तो मेरी बेटी की जिंदगी में खुशी आने दो। थोड़ी देर तक तो मुस्कान चाहत के पास ही बैठी रहती है और उसके सर को सहलाती रहती है, और फिर मुस्कान चाहत को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा देती है और लाइट बंद करके कमरे से चली जाती है। 2 घंटे बाद ही चाहत का सारा नशा उतर जाता है और चाहत की नींद खुल जाती है। हर रात ऐसा ही होता था, जब तक चाहत नशे की हालत में होती थी तो सो जाया करती थी। बिना नशे के चाहत को नींद नहीं आती। चाहत बिस्तर से उठती है और वॉशरूम में जाकर एक सिंपल सी ब्लैक कलर की नाइटी पहनकर बाहर आती है और बालकनी में जाकर बैठकर चांद को निहारने लगती है और अर्जुन के साथ बिताए पलों में खो जाती है और अपने दर्द को अपने शब्दों में गुनगुनाने लगते हैं। तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी न तुझे पा सके। रहे तेरे दिल में मगर तेरी धड़कन तक ना जा सके। जुड़के भी टूटी इश्के दी डोर वे, किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे। माही वे महाब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ हो रहे ओ। माही वे महाब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ हो रहे। चाहत पलटकर कमरे में आती है तो देखती है कि अर्जुन सोफे पर बैठकर प्यार से उसे ही देख रहा है। मन्नत को पता था कि अर्जुन उसके सामने नहीं है, ये सिर्फ उसका एक भ्रम है, लेकिन फिर भी मन्नत मुस्कुराते हुए अर्जुन के पास जाती है। चाहत अर्जुन के पास जाकर अर्जुन की गोद में अपना सर रखकर लेट जाती है। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद चाहत अर्जुन की तरफ देखती है और प्यार से अर्जुन के गाल पर हाथ रखती है। किस्मत दे मारे ऐसी की करिए, किस्मत दे मारे ऐसी की करिए, किस्मत दे मारे हो ऐसी की करिए, किस्मत ते किसदा जोर है माही वे दर्द भरा दिल में इतना के रोने को दिल करदा, तेरे बिना बेजान सा अब तो होने को दिल करदा। वक्त का करम है कि तू बैठा है मेरे रूबरू है, इश्क कितना तुझसे लफ्जों में कैसे मैं कहूँ, एक नज़र तू देख ले बस मेरी ओर, वे किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे। माही वे महाब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा। मन्नत अर्जुन को देख ही रही थी कि तभी अर्जुन एकदम से गायब हो जाता है और अर्जुन को इस तरह गायब देखकर चाहत का दिल फिर से टूट जाता है और चाहत आंखों में आंसू ली है। चारों तरफ अर्जुन को ढूंढने लगते हैं। कुछ हो रहे ओ माही वे महाब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा, कुछ हो रे किस्मत दे मारे ऐसी की करिए, किस्मत दे मारे ऐसी की करिए।
किस्मत दे मारे हो असी की करिए। किस्मत ते किसदा जोर है माही वे। माही वे। चाहत बैट के सामने जाकर खड़ी हो जाती है क्योंकि सिरहाने पर ही अर्जुन की बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी, जिसमें अर्जुन 3 पीस सूट पहने अवार्ड को हाथ में लिए खड़ा था। और तस्वीर में अर्जुन बहुत ही ज्यादा हैंडसम लग रहा था। तुझको बनाकर जिंदगी मैंने तो हर पल सांस ली। तू फासलों पे है तो दूर दिल से धड़कन है। कहीं ना रहे तन्हाइयों का जो दौर है। चाहत बिस्तर पर आकर बैठ जाती है और बेड की सिरहाने एक टेबल पर रखी अर्जुन की छोटी तस्वीर को उठती है और उसे अपने सीने से लगाकर बिस्तर पर लेट जाती है। और पिछले 2 सालों की तरह चाहत की ये रात भी ऐसे ही रोते हुए गुजर जाती है। किसको सुनाए जाके टूटे दिल का शोर वे। माही वे महाब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ हो रे। ओ माही वे महाब्बता सचिया ने मंगदा नसीबा कुछ हो रे। किस्मत दे मारे असी की करिए। किस्मत दे मारे असी की करिए। किस्मत दे मारे हो असी की करिए। किस्मत ते किसदा जोर है माही वे। माही वे। अगली सुबह गेस्ट हाउस में बहुत सारे लोग थे जो कि हाल में बैठे हुए चाहत का इंतजार कर रहे थे। तभी एक लड़का जिसका नाम निशांत त्यागी था, मुस्कान से कहता है, मैं प्लीज मैडम को जल्दी बुल दीजिए। बाहर मीडिया और उनके लाखों फैन प्रशंसक उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मैडम आज वैलेंटाइन डे है और आज उनका देहरादून के सबसे बड़े स्टेडियम में बहुत ही बड़ा लाइव परफॉर्मेंस होने वाला है और उन्होंने अभी तक कोई रिहर्सल भी नहीं किया है। ये था निशांत त्यागी जो कि चाहत का मैनेजर था। और अब मैं आपको बता दूं कि 2 सालों में चाहत ने भी सिंगिंग में अपना बहुत अच्छा करियर बना लिया था। चाहत इंडियन की सबसे मोस्ट पॉपुलर नंबर 1 सिंगर थी। चाहत की आवाज, चाहत की पॉपुलैरिटी, चाहत की फैन इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी थे। चाहत बचपन से सिंगर बनना चाहती थी लेकिन घर के हालातों की वजह से अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अब चाहत ने अपना सपना पूरा कर लिया था। अपनी बेटी को कामयाबी के शिखर पर देखकर मुस्कान भी बहुत गर्व करती थी, लेकिन उसके टूटे हुए दिल को देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी भी रहती थी। मैनेजर जो कब से परेशान होकर मुस्कान से चाहत को नीचे बुलाने के लिए कह रहा था और तभी चाहत अपने हाथ में नींबू पानी का गिलास लेकर नीचे आती है। चाहत ने इस वक्त ब्लैक कलर की एक शॉर्ट नाइटी पहन रखी थी। बालों को खुला छोड़ा हुआ था और इतने में ही चाहत बहुत खूबसूरत लग रही थी। चाहत की खूबसूरती देखकर लोग अक्सर चाहत की एक ही झलक में दीवाने हो जाते थे। लेकिन चाहत को छुआना बिल्कुल नामुमकिन था क्योंकि अर्जुन के बॉडीगार्ड्स हमेशा चाहत की प्रोडक्शन के लिए चारों तरफ से चाहत को घेर रखते थे। चाहत को लेकर अर्जुन की सिक्योरिटी हमेशा अलर्ट मोड पर रहती थी। चाहत नींबू पानी का सिप लेते हुए अपने मैनेजर से कहती है, रोलेक्स मैनेजर तुम बहुत ही जल्दी हाइपर हो जाते हो। लाइव शो शाम को 8 से स्टार्ट होगा और अभी दिन के 11 हमारे पास पूरा दिन है रिहर्सल करने के लिए। वाई आर यू सो वरीड? जस्ट चिल निशांत। चाहत की बात सुनकर निशांत एक ठंडी सांस लेते हुए कहता है, तुम्हें देख लिया, तुम ठीक हो, अब मैं रिलैक्स हूं। वरना कल रात तो मुझे लगा था कि तुम्हारा गला ही बैठ जाएगा। कल रात शो खत्म होने के बाद कितनी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी तुमने? चाहत गिलास को एक सर्वेंट को देती है और अपने मैनेजर से कह दी है, तुम मेरा बस थोड़ी देर इंतजार करो, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ, फिर हम रिहर्सल के लिए चलेंगे। थोड़ी देर बाद ब्लू कलर की जीन्स और वाइट कलर के क्रॉप टॉप में चाहत तैयार होकर नीचे आती है। चाहत डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगती है। नाश्ता करती के साथ ही चाहत अपना बैग उठाती है और फार्म हाउस से बाहर निकल जाती है। बाहर चाहत के फैंस की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। सभी लोग चाहत का नाम लेकर चिल्ला रहे थे, चाहत, चाहत, यू आर अमेजिंग, योर वॉइस आर सो गुड, आई लव योर वॉइस, आई लव यू चाहत। और चाहत मुस्कुराते हुए सबको अपना हाथ दिखाते हुए वहां से गाड़ी में बैठकर स्टूडियो के लिए निकल जाती है। शाम के 6:30 देहरादून स्टूडियो। चाहत का शो शुरू होने में अभी भी 1.5 घंटा बाकी था, लेकिन पूरा स्टूडियो अभी से ही भीड़ से भर चुका था।
लोग पहले से ही स्टेडियम पहुंच चुके थे और जोर जोर से चाहत का नाम चिल्ला रहे थे। स्टेडियम बहुत बड़ा था और उसको बहुत ही अच्छी तरीके से डेकोरेट किया गया था। आज वैलेंटाइन डे था तो इसीलिए वहां की थीम लव थीम थी, जहां पर चारों तरफ हार्ट शेप्ड रेड बैलून लगाए गए थे। और अब सभी लोगों को बेसब्री से चाहत के आने का इंतजार था। बहुत सारे लोग थे जिन्होंने चाहत का पोस्ट तो किसी ने चाहत का बैनर अपने हाथ में ले रखा था, तो कोई अपने फोन की टॉर्च जलाकर खड़े थे। और समय के साथ सभी लोगों का इंतजार खत्म होता है। चाहत अपनी एक हाथ में गिटार लेकर आती है और चाहत का माइक उसके होठों के पास सेट था। चाहत ने ब्लैक कलर की फिटिंग जीन्स और उसी के साथ ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप पहना हुआ था और उसी के साथ मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और माथे पर काली बिंदी भी लगा रखी थी। बालों को खुला छोड़ा था और होठों पर लाल लिपस्टिक थी। वेस्टर्न ड्रेस के साथ चाहत का इंडियन लुक चाहत को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रहा था। चाहत के स्टेज पर आते ही पूरा स्टेडियम लोगों के शोर से भर जाता है। लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, तालियां और सिटियां बजाने लगते हैं। चाहत मुस्कुराते हुए अपना हाथ हवा में हिलाती है और फिर मुस्कुराते हुए सभी से खुश होकर चिल्लाकर कहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम मी एंड माई टीम। तो आज की शाम प्यार के नाम। और इतना बोलकर चाहत अपनी गिटार को अपने दोनों हाथों में पकड़ लेती है और 2 मिनट के लिए बिल्कुल खामोश होकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। हैप्पी वैलेंटाइन डे हब्बी। और फिर चाहत आंखें खोलकर पूरी जोश के साथ गाना शुरू करती है। मन किया मैंने फिर भी सुनी ना, तूने एक मेरी चला है, तू करने यारा वही जो तेरी है मर्जी। मेरे दिल थोड़ा तुझे दर्द अब ना मिले हो, आज यूं तुझे मिलने मोहब्बत आई है। लगता है दिल तेरी शामत आ गई है, दिन चैन रातों की नींद चुराई है। लगता है दिल तेरी शामत आ गई है, हमको खबर अब है कहाँ जाने क्या हो रहा यहाँ। जब से मिले हो तुम मुझे बंगाई हो तुम ही जहाँ। आगे जाने से पहले दिल एक दफा सोच ले, आज यूं तुझे मिले मोहब्बत आई है। लगता है दिल तेरी शामत आ गई है। चाहत की परफॉर्मेंस में सभी लोग मदहोश होकर झूम रहे थे और चाहत भी स्टेज पर खुश होकर डांस कर रही थी। और तभी स्टेडियम में एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफरी मच जाती है। सभी लोग घबराकर इधर से उधर भागने लगते हैं और तभी कुछ लोग अपने हाथों में बंदूक लिए स्टेज की तरफ बढ़ते हैं और जबरदस्ती चाहत को अपने साथ खींचकर ले जाने लगते हैं। पूरे स्टेडियम का माहौल इतना ज्यादा अपराध तफरी में हो गया था कि किसी को चाहत की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई ही नहीं देती। सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने में लगे होते हैं और जो चाहत के बॉडीगार्ड थे वह इस स्टेज तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। और इसी का फायदा उठाकर कुछ लोग चाहत को भरे स्टेडियम से अगवा करके अपने साथ ले जाते हैं। 2 घंटे बाद चाहत को होश आता है और चाहत अपनी आंखें खोल कर देखती है तो इस वक्त चाहत एक बंद गोदाम में बंद थी। उसके हाथ बंधे हुए थे और मुंह पर भी कपड़ा बांध गया था। चाहत को कुर्सी पर बांधा गया था। चाहत अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन चाहत को इतना टाइट बांध गया था कि चाहत हिल भी नहीं पा रही थी। गोदाम में बहुत ही ज्यादा अंधेरा था, इसलिए चाहत को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। चाहत अंधेरे को देखकर बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगती है और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। और तभी अचानक से गोदाम की सारी लाइट जल जाती है, जिससे चाहत अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है। तभी चाहत को एहसास होता है कुछ लोग चलकर उसके पास आ रहे हैं। चाहे धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने 10 से 15 लोग खड़े थे और उन 10 से 15 लोगों के पीछे से एक आदमी अपने मुंह में पान चलता हुआ चाहत के पास आता है। उसका पूरा मुंह पान से लाल था और उसके गले में सोने की 4 से 5 मोती सोने की चैन थी। हाथों में डॉट सोने की अंगूठियां थी और सर के आधे बाल गायब थे। और उसे आदमी में से शराब और पसीने की बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। एक आदमी चाहत की कुर्सी के सामने कुर्सी रख देता है और वो आदमी चाहत के सामने आकर बैठ जाता है। उस आदमी को देखकर चाहत मुंह बना लेती है, क्योंकि उस आदमी से चाहत को बहुत ही घिना रही थी।
आदमी अपना हाथ बढ़ाकर चाहत के मुंह से कपड़ा हटा देता है। कपड़ा हटाने के बाद चाहत उसे आदमी से कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे इस तरह से किडनैप करोगे और मैं डर जाऊंगी और तुम्हारी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करूंगी? ये मत भूलो कि मेरे हस्बैंड कौन है। चाहत की लास्ट की लाइन सुनकर वो आदमी जोर जोर से हंसने लगता है। हस्बैंड क्या कहा तुमने? हस्बैंड वही हस्बैंड ना जो 2 साल से तुम्हें छोड़कर ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, जो शादी के अगले दिन ही तुम्हें छोड़कर चला गया था। तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हारी जरा सी भी फिक्र है? और फिर वो आदमी अपने सीने पर हाथ रख कर चाहत को ऊपर से नीचे तक देखते हुए अपनी हवस भरी आवाज में कहता है, वैसे तुम्हारे पति को तुम्हारी जरा सी भी कदर नहीं है। सही कहता हूँ, मेरे पास आ जाओ, हर रात रंगीन कर दूंगा। तुम्हें एक औरत होने का पूरा सुख दूंगा। चलिए बात करते हैं इस आदमी की जिसने चाहत को किडनैप किया है। इसका नाम है रघुवीर प्रजापति, जो कि देहरादून का एक पॉलिटिशियन है। और उसके पार्टी के ही एक आदमी ने कहा था कि किसी सेलिब्रिटीज को अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए अपने साथ ले आए तो पार्टी को बहुत फायदा होगा। इसीलिए इसके आदमी चाहत से पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करने के लिए मिलने गए थे, लेकिन चाहत ने सपोर्ट करने से मना कर दिया था। और उसके 2 दिन बाद ही चाहत के म्यूजिक कॉलेज की ओपनिंग थी। ये कॉलेज चाहत ने अपने पैसों से बनवाया था। और उसी कॉलेज की ओपनिंग पर चाहत की मुलाकात रघुवीर प्रजापति से हुई थी, क्योंकि कॉलेज के ट्रस्टीज ने ही रघुवीर प्रजापति को ओपनिंग के समय पर बुलाया था। और उसी दिन रघुवीर चाहत की एक झलक देखकर ही उसकी खूबसूरती का दीवाना हो गया था। इसीलिए रघुवीर चाहता था कि चाहत उसकी पार्टी को ज्वाइन करें और उसे सपोर्ट करें। जब भी किसी पार्टी रेलिंग में उसे जाना हो तो चाहत उसके साथ जाए। लेकिन चाहत में इन सभी चीजों के लिए साफ साफ मना कर दिया था। चाहत किसी भी पॉलिटिशियंस पार्टी से नहीं जुड़ना चाहती थी। और आज रात रघुवीर प्रजापति का बर्थडे था। इसीलिए रघुवीर ने चाहत को स्पेशल इनविटेशन भेजा था, लेकिन चाहत में आने से साफ साफ मना कर दिया था। और यह बात रघुवीर को बहुत ही ज्यादा बुरी लगी थी। रघुवीर अपने एक आदमी को इशारा करता है तो उसका एक आदमी दूसरे आदमी को इशारा करता है, तो वो आदमी बाहर चला जाता है और थोड़ी ही देर में अपने हाथ में एक केक लेकर आता है। रघुवीर का आदमी केक को एक टेबल पर चाहत के पास ही रख देता है। रघुवीर चाकू उठाकर केक को कट करता है और उसमें से एक पीस उठाकर जबरदस्ती चाहत को खिलाते हुए कहता है, काम की और पार्टी की बातें तो जिंदगी भर चलती ही रहेगी। आप भी यही है, मैं भी यही हूँ, लेकिन अभी के लिए हम पार्टी और काम को छोड़कर एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। आज मेरा जन्मदिन है। मैंने तुम्हें बहुत ही प्यार से इनवाइट किया था, लेकिन तुमने आने से मना कर दिया। और मैं तुमसे पहले भी कहा था कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, लेकिन तुम मुझे बार बार मना कर देती हो। इसीलिए मुझे इतना कुछ करना पड़ा। रघुवीर प्रजापति चाहत को केक खिला ही रहा था कि चाहत अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है और केक को नहीं खाती, जिसे देखकर रघुवीर को गुस्सा आता है और रघुवीर चाहत का चेहरा पकड़ता है और चाहत को जबरदस्ती केक खिलाते हुए गुस्से से कहता है, बहुत शौक है ना तुम्हें अपनी खूबसूरती पर, आज मैं उस पर ऐसा दाग लगाऊंगा कि तुम खुद आईने में अपने आप को नहीं देख पाओगी। और जिस पति का तुम 2 सालों से इंतजार कर रही हो ना, जब तुम्हारे पति को पता चलेगा तो वो खुद ही तुम्हें छोड़ देगा, तुम्हारी तरफ नजर उठाकर नहीं दिखेगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि रघुवीर प्रजापति को मना करने का क्या अंजाम होता है। और वैसे भी आज मेरा जन्मदिन है, तो कोई खूबसूरत तोहफा तो बनता ही है। तुम्हें मुझे तोहफा देना चाहिए, लेकिन तुम तो नहीं दे रही। कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपना तोहफा ले लूंगा। रघुवीर की बात सुनकर चाहत गुस्से से रघुवीर से कहती है, तोहफा कैसा तोहफा? मुझे हाथ लगाने की गलती भी मत करना, वरना बहुत ज्यादा पछताओगे। रघुवीर अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान लाते हुए चाहत से जाता है, मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। तुम खुद मेरे करीब आओगी, तुम खुद अपने कपड़े उतरोगी और खुद अपने जिस्म की गर्मी बुझाने के लिए मुझे रिक्वेस्ट करोगी।
रघुवीर की बात सुनकर चाहत रघुवीर की बातों का मजाक उड़ाते हुए कहती है, सुना था लोग बुढ़ापे में सठिया जाते हैं, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारी इतनी उम्र है कि तुम्हारा बुढ़ापा आ गया और तुम सठिया गए हो। चाहत अर्जुन सिंह शेखावत ने आज तक अपने पति के सामने कपड़े नहीं उतारे, वो तुम्हारे सामने कपड़े उतारे। चाहत के जिस्म पर सिर्फ चाहत के पति का हक है और किसी का नहीं, और अगर कभी ऐसा दिन आया कि चाहत को अपना जिस्म किसी और को देना पड़ा तो चाहत मरना पसंद करेगी। चाहत की बात पर रघुवीर अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान सजाए कहता है, आज मेरा जन्मदिन है और आज मुझे तोहफे में तुम्हारा खूबसूरत जिस्म चाहिए और उसकी तैयारी मैं कर चुका हूँ। हमारी सेज तैयार है और अब तुम्हें तैयार होना है, और उसके लिए मेरे पास कुछ खास है। और इतना बोलकर रघुवीर अपने एक आदमी की तरफ देखता है तो वो आदमी एक बॉक्स लेकर आता है और रघुवीर को दे देता है। रघुवीर उस बॉक्स को खोलता है तो उस बॉक्स में एक इंजेक्शन रखा था। उस इंजेक्शन को अपने हाथ में लेते हुए रघुवीर चाहत को हवस भरी नजरों से देखने लगता है। इंजेक्शन को देखकर अब चाहत को भी घबराहट होने लगती है और चाहत घबराते हुए रघुवीर से कहती है, ये इंजेक्शन कैसा है, क्या है इसमें, क्या करने वाले हो, तुम मुझे हाथ मत लगाना। इंजेक्शन को देखकर चाहत को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था और रघुवीर अपने चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान ले हुए इंजेक्शन को चाहत की बाजू में लगा देता है। इंजेक्शन लगाने के बाद रघुवीर वापस से अपनी कुर्सी पर आकर बैठ जाता है और चाहत को देखते हुए चाहते कहता है, ये इंजेक्शन जो मैंने तुम्हें दिया है ये एक सेक्सुअल ड्रग्स है। ये तुम्हारे जिस्म की गर्मी को इतना बढ़ा देगा कि तुम सेक्स करने के लिए पागल हो जाओगी। तुम्हें किसी आदमी के जिस्म की गर्मी की जरूरत पड़ेगी। तुम खुद अपने ही हाथों से अपने कपड़ों को अपने जिस्म से पहाड़ कर अलग करोगी। आरा सिर्फ 30 सेकंड में इंजेक्शन अपना असर दिखना शुरू कर देगा। रघुवर की बात सुनकर अब चाहत को बहुत ही ज्यादा घबराहट होने लगती है। चाहत को घबराहट से पसीना आने लगता है और धीरे धीरे चाहत के जिस्म की गर्मी भी बढ़ने लगती है। चाहत की सांस भारी होने लगती है। चाहत की आंखें भी धीरे धीरे भारी हो चलती है और अब चाहत को भी एहसास होने लगता है कि इंजेक्शन धीरे धीरे अपना असर दिख रहा है, जिससे चाहत को और भी ज्यादा घबराहट होने लगती है। इस वक्त चाहत को बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। चाहत की आंखों से आंसू आने लगते हैं और चाहत गहरी गहरी सांस लेते हुए खुद से कहती है, महादेव या तो उन्हें भेज दीजिए या फिर मेरी सांस ले लीजिए। आज आपकी बीवी को आपकी जरूरत है, कहाँ है आप, आ जाइए, प्लीज आ जाइए, वरना आज के बाद आपको आपकी चाहत कभी नहीं मिलेगी। दूसरी तरफ जब से चाहत किडनैप हुई थी पूरे देहरादून शहर में हालबाली मची हुई थी। मोंटी, अक्षय और विक्रांत तीनों ने ही पूरे शहर को जैसे अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन चाहत का पता नहीं लग पा रहे थे और हर गुजरते समय के साथ तीनों का ही डर बढ़ता जा रहा था। दूसरी तरफ गोदाम में धीरे धीरे चाहत की आंखें नशे में डूबने लगती है और चाहत की आंखें बंद हो जाती है। रघुवीर चाहत को बेहोश होता हुआ देखकर चाहत के हाथ खोल देता है और उसे अपनी बाहों में उठाकर ले जाने लगता है। रघुवीर चाहत को अपनी गोद में उठता है और गोदाम में ही बने एक कमरे में ले जाता है। उस कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सुहागरात के लिए सजाया गया था। कमरे के बीचों बीच एक बेड था जिस पर सफेद कलर की चादर थी और उसे पर गुलाब के फूल बिखरे हुए थे। रघुवीर चाहत को बड़ी ही आराम से और प्यार से बिस्तर पर लेट देता है और अब चाहत बेचैनी से अपने हाथ पैर चलने लगती है। चाहत की बेहोशी में भी उसके जिस्म की गर्मी उसके जिस्म पर हावी हो रही थी। रघुवीर चाहत से थोड़ा दूरी पर खड़ा होता है और अपनी हवस भरी नजरों से चाहत के जिस्म को स्कैन करने लगता है और फिर चाहत को देखते हुए ही अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। थोड़ी ही देर में रघुवीर अपनी शर्ट और पैंट दोनों ही उतार देता है और उसके बाद अपनी आंखों में हवस लिए चाहत की तरफ बिस्तर पर बढ़ने लगता है।